Assalamu alaikum dear students. This is the second last lecture of English 3 or technical English. The unit that we are going to start today is unit number 7, and in unit number 7 the main issue that we will be dealing with is visual aids. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, जो इशू है वो है विजुअल एड्स। विजुअल के वर्ड से ही आपको कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया हो गया होगा कि ऐसी चीज़ें कि जिनको हम इमेजेस के तौर पे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल की बात करें तो चार्ट्स बनाए होंगे आपने, ठीक है। साइंस में आर्ट्स के मतलब के चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे, ठीक है। अब आप लोग तो चूँकि डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह ऐसे नहीं होती। होप्स हो कि इन फ्यूचर इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट मतलब किया जाएगा और आप लोगों को भी इंगेज किया जाएगा कि आप जो है वो प्रेजेंटेशंस वगैरह दें। लेकिन जो लोग लाइव यानी कि फ़ेस टू फेस पढ़ते हैं तो उन बच्चों से कहा जाता है कि आप किसी न किसी टॉपिक पे आके प्रेजेंट करें। तो जब कभी भी आप जो है वो प्रेजेंट करते हो तो प्रेजेंट करने में ऐसा नहीं होता कि आपने सारी चीज़ आके रटा लगा के और उसको ज़बानी बोल देना होता है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके पास होती हैं और जो कि आपकी हेल्प करती हैं आपके लेक्चर को आगे बढ़ाने में और आपके लेक्चर को अच्छा बनाने में, ठीक है, सक्सेसफुल बनाने में। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम कहते हैं विजुअल एड्स। अच्छा, विजुअल एड्स जो है अगर ये एक शख्स बनाना सीख लेता है, ठीक है, he knows how to make the visual aids and he knows how to make effective visual aids, तो then उसका मतलब ये है कि वो बंदा जिस भी फील्ड में जाएगा he will be very successful। कामयाबी जो है वो उसके कदम जो है वो चूमेंगी, ठीक है। तो विजुअल एड्स जो है इसको दो मेन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे देयर आर इमेजेस के तस्वीरें, ठीक है, और नंबर 2 पे इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स। तस्वीरें जो हैं इसमें वीडियो भी आ जाती है, इसमें पिक्चर्स भी आ जाती हैं, इसमें ग्राफिक्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें क्लिप आर्ट्स भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमेजेस की मतलब कैटेगरी में आती हैं। इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स जो हैं उसमें टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, बार ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, वो सारी चीज़ें जो कि हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करती हैं और वो इमेजेस होते हैं, ठीक है। तो उनको हम इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब ये जो दो विजुअल एड्स की टाइप्स आपको बताई गई हैं, ठीक है, इनके दो मेजर जो है वो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे जो पहला फंक्शन है वो ये है कि इमोशनल इम्पैक्ट टू योर प्रेजेंटेशन, के आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ इमोशनल एलिमेंट्स जो है वो भी आ जाता है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है इसके हवाले से वो ये है कि टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन मोर क्लियरली, ठीक है। अब जब कभी भी हम किसी मौजू पे, जब भी हम किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं, ऑब्वियसली तो गुफ्तगू करने से पहले हमने उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की होती है, ठीक है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में रैंडम होती है, ठीक है। और जब हम गुफ्तगू करने लगते हैं तो बाज़ चीज़ें जो आखिर में बोलनी होती हैं उनको हम जो है पहले बोल जाते हैं, और बाज़ चीज़ें जो कि पहले बोलनी होती हैं वो हमें आखिर में याद आती हैं कि यार ये पॉइंट जो मेरा है ये तो रह गया, ठीक है। अब ये जो विजुअल एड्स हैं इनका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये आपको गाइड करती हैं, ये आपको रास्ता दिखाती हैं। ये सबसे पहला पॉइंट आपने ये उठाना है, दूसरा पॉइंट ये उठाना है, तीसरा पॉइंट ये उठाना है। ये मतलब कि आपकी लेक्चर को, आपकी प्रेजेंटेशन को, आपकी गुफ्तगू को ऑर्गेनाइज करने में जो है वो आपकी हेल्प करती हैं। दे हेल्प यू आउट कि यू नो कि आपने सबसे पहले ये बात करनी है, दूसरे नंबर पे ये है मेरा मेन पॉइंट, ये इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल ये वाली कोट करनी है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स जो है ये विजुअल एड्स की मदद से जो है वो आती हैं, ठीक है। और इस चीज़ को अब आप अपने जहन में रखें और आपको आइडिया हो जाएगा कि विजुअल एड्स जो है उनका मकसद क्या होता है और ये मकसद अपना कैसे अचीव करती हैं, ठीक है। वो लोग, मैंने आपको बताया कि जो दोज हु लर्न टू मेक विजुअल एड्स दे बिकम वेरी सक्सेसफुल इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल करियर्स, ठीक है, कि वो हमेशा कामयाब होते हैं, कामयाबी उनके जो है वो कदम चूमती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ज़माना जो है वो इतना एडवांस हो चुका है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है
और वो इन्फॉर्मेशन अगर हम उसको रीडिंग सबको करते रहें तो वो मुमकिन नहीं होता ना, ठीक है। और ना ही रीडिंग से सारी चीज़ें जो हैं वो याद रहती हैं, ठीक है। तो इमेजेस जो हैं वो चीज़ जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं वो डायरेक्टली हमारे माइंड में जाके विजुअल थॉट की सूरत में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इमेजेस का इस्तेमाल करना प्रेजेंटेशन में आपकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। लोग उसको ज़्यादा देर तक जो है वो ज़हन नशीन रखेंगे, उसको याद रखेंगे। लेकिन इस चीज़ का आप ख्याल करें कि जब कभी भी आप कोई प्रेजेंटेशन मतलब के बनाने लगें तो उसमें ओवरलोड ना कर दें, ठीक है। कि ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पेजेस जो हैं वो उसके अंदर, या ज़रूरत से ज़्यादा इमेजेस जो है वो उसके अंदर डाल दें, ठीक है। तो ओवरलोडिंग को अवॉइड करें। एक जो आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड होती है उसके ऊपर इमेज हो, उसके बाद एक दो नुक्ते लिखे हों, ठीक है। उन नुक्तों को एक्सप्लेन करने में ऑब्वियसली यू विल टेक 1 मिनट, यू विल टेक 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट्स तो आपके लगेंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने में। तो उसके बाद जो है वो आप अगली स्लाइड पे जाएं, वहाँ पे एक और इमेज होना चाहिए और फिर उसके बारे में 2-4 आपके पॉइंट्स लिखे हों, ठीक है। तो ऐसे ओवरलोडिंग भी नहीं होगी और जो आपके ऑडियंस हैं वो उन इमेजेस को परसीव करके अपने माइंड में स्टोर करना जो है वो उनके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो टू मच विजुअल्स का मतलब ये है कि आप अपनी ऑडियंस को जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। चीज़ें जो हैं उनको यू शुड कीप देम बैलेंस्ड, ठीक है। तो अब हमें समझने के लिए कि भाई इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी अहमियत क्या है, वाई डू वी नीड विजुअल एड्स। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स, कि सबसे पहले तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी जो है उसके बारे में जानना होगा। और अगर हम ह्यूमन माइंड की वर्किंग को नहीं समझेंगे तो फिर ये जो हमारी सारी एफर्ट है इट विल बी फ्यूटाइल एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट। वो मतलब वो सारी एफर्ट जो कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने में लगा रहे हैं, अगर हमें नहीं पता द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, तो फिर हमारे लिए वो हमारी एफर्ट जो है वो सारी की सारी बेकार जाएगी, ठीक है। तो एंड इट लुक बैक री थॉट द वे पीपल एक्सपेक्ट रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि लोग तवक्को कैसे रखते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे और वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करेंगे, यानी कि अपने जहन में कैसे बिठाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की कैटेगरीज जो हैं उनको समझना होगा कि इन हाउ मेनी कैटेगरीज डू वी डिवाइड पीपल, ठीक है। कि ज़ाहिर है जो भी लोग हैं उनको हम जो है कैटेगराइज करते हैं, उनकी लोगों की कुछ अकसाम होती हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग मतलब के बुरे होते हैं, कुछ लोगों का और टेस्ट होता है, कुछ लोगों का और टेस्ट होता है। तो इस पर्सपेक्टिव में हम लोगों को कुछ जो है वो कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम करते हैं और ये कैटेगरीज़ जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं हमारी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने में। मतलब कि मुख्तलिफ टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक आर्टिस्ट जो है उसका बात करने का अंदाज़ और उसकी दिलचस्पी जो है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अ टीचर, ठीक है। और जब हम टीचर का कंपैरिजन किसी मैकेनिक के साथ करेंगे तो उनका टेस्ट और उनकी दिलचस्पियाँ और उनका इंटरेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक जो बंदा होता है उसका कुछ ना कुछ अलग से टेस्ट होता है, ठीक है। तो लोगों को हम कुछ कैटेगरीज के अंदर तकसीम करते हैं। नंबर 1 पे है किनेस्थेटिक टाइप है, उसके बाद ऑडिटरी टाइप है, उसके बाद विजुअल टाइप्स है, ठीक है। तो 3 टाइप्स को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है किनेस्थेटिक पीपल। किनेस्थेटिक पीपल जो होते हैं, किनेस्थेटिक्स का मतलब क्या है, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स जो हैं आपके हाथों की मूवमेंट जो है वो हो गई, ठीक है। तो आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपकी मसल्स की मूवमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किनेस्थेटिक्स में आती हैं, ठीक है बेटा। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं किनेस्थेटिक पीपल जो होते हैं, दे लाइक हैंड ऑन एक्टिविटीज़। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ ऐसी कि जिसमें हम हाथों का, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हैंड ऑन एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। कि आपने जो है वो कलर में हाथ डुबोना है, फिर उस हाथ को आपने पेपर के ऊपर लगाना है ना, तो ऐसे आपका पूरा हाथ, तो जिसमें हैंड्स आपके इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं हैंड ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्शन टाइम। अब क्वेश्चन करने के लिए यू हैव टू रेज योर हैंड, ऑब्जेक्शन करने के लिए यू हैव टू रेज योर हैंड, ठीक है। स्मॉल क्विज़ डन इन पेयर्स, कि छोटे छोटे क्विज़ पूछे जाते हैं
जोड़े बनाकर, अब ज़ाहिर है जोड़े बनेंगे तो कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो उनकी आपस में होगी। टू बी बिजी, किस किस्म के लोग जो है वो मसरूफ़ रहना पसंद करते हैं। टू फील योर एंथुजिज्म, कि वो एंथुजिज्म चाहते हैं कि आपके अंदर एनर्जी है और आप कुछ करने की लगन और जस्तजू जो है वो रखते हैं। और इस टाइप के लोग जो हैं वो ऑडियंस पार्टिसिपेशन जो है वो भी उनको पसंद होती है, कि लोग उनसे बातें करें, लोग उनके बारे में बातें करें। टू टच थिंग, और उनको लोगों इस टाइप के लोगों को चीज़ों को हाथ लगाना, टच करना पसंद है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है, इट इज़ ऑडिटरी पीपल। ऑडिटरी पीपल जैसे कि वर्ड से इट सेल्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है लिसनिंग, ठीक है। ऑडिटरी का मतलब क्या है? लिसनिंग के ऐसे लोग जिनको सुनना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो अ वेरिड एंड वेल मॉड्यूलेटेड वॉइस की आवाज़ जो है उसकी लय जो है उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए जब आप इस किस्म के लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, ठीक है। पीपल ऑफ दिस टाइप दे लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स, कि उनको नंबर्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है और वो हक़ाइक़ में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दे आल्सो लाइक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, कि वो चीज़ों को डिटेल में सुनना जो है वो भी उनको अच्छा लगता है। क्लियर लाउड वॉइस, इस किस्म के लोगों के साथ व्हेन एवर यू टॉक तो यू शुड हैव अ क्लियर एंड लाउड वॉइस। काम एंड ऑर्गेनाइज्ड टॉक, इस किस्म के लोग जो हैं वो काम मतलब कि पुरसकून माहौल में, और ऑर्गेनाइज्ड टॉक एक ऐसी गुफ्तगू के जिसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए, कि मतलब कि वो रैंडम ना हो बल्कि उसके मौजू को सिलेक्ट किया जाए, उस मौजू को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाए और हर एक हिस्से को जो है वो अलग से डिस्कस किया जाए, ठीक है। और टू लिसन टू योर एंथुजिज्म एंड टू टॉक अबाउट आउट लाउड सो दे कैन प्रोसेस व्हाट यू से, कि वो आपके एंथुजिज्म यानी कि आपकी एनर्जी और आपकी लगन उसको सुनना चाहते हैं। एंड दे आल्सो वांट टू नो व्हाट यू हैव टू से। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है विजुअल पीपल। विजुअल का मतलब वो लोग जो कि देखना पसंद करते हैं। ओवरहेड स्लाइड्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, इस किस्म के लोग जो है वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो होता है उसमें जो प्रेजेंटेशन दी जाती है उसको पसंद करते हैं। दे लाइक वीडियो टेप्स, दे लाइक डेमोन्स्ट्रेशन। अब डेमोन्स्ट्रेशन की आपको मैं एग्जांपल दूं तो वो 3 इडियट्स मूवी तो आपने देखी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आमिर खान जो है वो करीना को कैसे जो है वो डेमो देता है, चटनी वाला जो सीन है ना, ठीक। तो इस किस्म के लोग जो होते हैं विजुअल, दे लाइक डेमोन्स्ट्रेशन। ब्रॉड ओवरव्यू स्टेटेड टू सी योर एंथुजिज्म। जेस्चर्स हाथों से, उंगलियों से, चेहरे से इशारे करना जो है वो इन लोगों को पसंद होता है। स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स दैट क्रिएट अ पिक्चर एंड टू सी मटीरियल्स अहेड ऑफ टाइम, कि इस किस्म के लोगों को कहानियाँ सुनना जो है उनमें दिलचस्पी होती है। कि दे लाइक, अब ज़ाहिर है जब आप किसी को कोई कहानी सुना रहे होते हैं तो नेचुरली वो कहानी जो है उस बंदे के जहन में एक इमेज क्रिएट करती है, एक तस्वीर क्रिएट करती है, एक कहानी क्रिएट करती है, और वो कहानी जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में आपके जहन में नक्श हो जाती है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट common type of visual aids equipment available for teacher or trainer to use, के मोस्ट कॉमन की ऐसी चीज़ जो कि हर जगह पे अवेलेबल होती है, ठीक है। टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए जो विजुअल एड्स जो कि अवेलेबल होती हैं उसमें नंबर 1 पे है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो से पुराने थे अब आजकल दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मार्कर बोर्ड्स या फिर वाइट बोर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, ये बड़े इदारों में लगे होते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी इवन जो था ये पुराने ज़माने में था, ठीक है। बल्ब लगा होता था इसमें और कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता था और उसमें बल्ब के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स होती थी उनको रखते थे और वो उसका इमेज जो था वो रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन अब आजकल जो है वो स्लाइड प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं, वीसीआर और वीडियो टेप्स हैं, इनका ज़माना ख़त्म हो गया है। अब तो यूएसबी आ गई, ठीक है, सीडीज आ गई, पिक्चर्स एंड चार्ट्स। तो ये सारे मतलब के कॉमन विजुअल एड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं आजकल के दौर में, ठीक है।
Now it depends upon user which type of media he or she intends to use. It is totally up to the user and how there are few common rules for developing the visual aids. ठीक है, तो विजुअल एड्स डेवलप करने का भी सबसे पहला रूल वही है जो कि हमने किताब लिखने में पढ़ा कि इट शुड बी रीडेबल और उसका फ़ॉन्ट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और वही बात दोबारा कि फैंसी स्टफ़ जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि फैंसी स्टफ़ जो है इट लुक्स ब्यूटीफुल बट समटाइम्स इट इज़ नॉट रीडेबल। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी जो है इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, 1 और 2 मेजर पॉइंट्स पर विजुअल एड जो वही मैंने बताया कि एक जो आपकी स्लाइड होती है या जो एक आपका चार्ट है उसमें 1 या 2 नुक्ते जो है वो आप रखें और सब पॉइंट्स जो हैं उनको या फिर वर्ड्स की सूरत में लिखें या फिर आप उनको फ्रेजेस की सूरत में आप लिखें। ठीक है, और ये सादा मेथड जो है ये इजी होता है, इजी टू यूज़ एंड इजी टू comprehend। ठीक है, a control number should always be added and a title to each visual aid should be given where possible। के जो भी आपकी विजुअल एड है यानी कि जो भी आपने स्लाइड बनानी है, आजकल स्लाइड्स का दौर है ना, ठीक है, तो स्लाइड का टाइटल जो है वो लाजमी होना चाहिए। और अगर एक स्लाइड पिछली स्लाइड से मुतल्लिका है तो उसके टाइटल में आप कंटिन्यूड लिखते हैं ताकि पता चले कि भाई इसका ताल्लुक जो है वो पिछली स्लाइड से। ठीक है, फॉर विजुअल मेथड decided to be used, the instructor should be clear about its limitations। की हर एक मेथड जो आप यूज़ करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरहेड प्रोजेक्ट यूज़ करें तो उसमें वीडियो प्ले नहीं हो सकती। ठीक है, मल्टीमीडिया में वीडियो प्ले हो सकती है लेकिन उसकी फिर वो विजिबिलिटी का इशू आ जाता है कि उसके लिए अच्छा प्रोजेक्टर आपको चाहिए होता है। ठीक है, और ऐसे बाकी जो चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड हो गया, तो वाइट बोर्ड में आप जो है वो कलर पिक्चर्स जो है वो बच्चों को नहीं दिखा सकते। ठीक है, उसमें चीज़ें मतलब ड्रा करना मुश्किल हो जाता है, तो हर एक चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। अब जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनकी लिमिटेशंस जो हैं उनके साथ आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। जी चलिए, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स की अहमियत जो है वो जितने भी मुतालिक मतलब इस बारे में किए गए हैं कि आया विजुअल एड्स का इस्तेमाल जो है वो कुछ हेल्पफुल होता है या नहीं, तो हर एक स्टडी जो है उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आया है। ठीक है, कि भाई इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा है। ठीक है, और इससे यकीन टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन इसके लिए क्या है कि इट शुड बी यूज्ड प्रॉपरली, कि इसको ठीक अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ठीक अंदाज में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसके जो प्रॉपर मकासद हैं उनको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। मनोफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर कुछ फाइंडिंग्स जो हैं इसके हवाले से अवेलेबल हैं और उनको यहाँ पे कोट किया गया है। हम एक एक पॉइंट को डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज्ड इन द क्लासरूम कैन stimulate interest in the students. The learners give passionate attention to the lecture, which will ultimately develop a strong linking with the subject। ठीक है, कि नंबर 1 पे तो इससे इंटरेस्ट जो है वो स्टिमुलेट होता है जब आप इमेजेस को और उसकी वीडियोस को देखते हो। ठीक है, और वो लेक्चर जो है उसके साथ आपकी लाइकिंग डेवलप होती है। जब आप स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डेवलप करते हैं तो वो चीज़ें समझ आना आपको वैसे ही शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दे आर हेल्पफुल इन एटीट्यूड फॉर्मेशन विच फर्दर कैन असिस्ट इन लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। के इससे एक एटीट्यूड बनता है स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट की जानिब, और वो एटीट्यूड अल्टीमेटली फिर आपकी हेल्प करता है इस सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट में AV एड्स ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको सीखने में। These aids bring past into the present and have potential to cover the record of years, even that of centuries, in a very short period of time। कि इनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये माजी को बल्कि सदियों की जो चीज़ है उसको थोड़ी सी टाइम पीरियड में आपको समझा दें। दे हैव द पावर टू हेल्प इन मेकिंग द इंटायर वर्ल्ड अ रियल ऑडियंस ऑफ डिफरेंट हैपनिंग्स अकरिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ज़ाहिर है कोई वीडियो आपके पास चल रही है तो वीडियो में अब हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ पे आपको अमेरिका नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको UK नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको कनाडा नज़र आ रहा है, तो पूरा वर्ल्ड जो है
और फिर आप अपनी चीज़ें इन्हीं AV एड्स को यूज़ करते हुए पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो है वो आपकी ऑडियंस बन सकती है, और आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप उनके भी ऑडियंस जो है वो बन सकते हैं बाय यूजिंग AV एड्स. These aids discontinue the tandem of school routine and always saluted by the students as healthy change in the classroom. कि वो जो एक मोनोटनी होती है कि एक ही लकीर पे लकीर भाई लेक्चर आ रहे हैं, ये उसको तोड़ते हैं, मोनोटनी को, उस बोरियत को तोड़ते हैं, और एक हेल्दी चेंज होता है वो क्लासरूम के अंदर बच्चों के अंदर आता है, ठीक है। द क्लास ऑलवेज गिव्स अ बेटर रिस्पॉन्स व्हेन दीज एड्स आर एम्प्लॉयड, कि जब कभी भी आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपको क्लास से अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो बच्चों से मिलता है। Audio-visual aids provide an impetus to the students for making better use of textbook rather than just being contingent to guides. कि ऑडियो विजुअल एड्स बच्चों को इम्पटस यानी कि मोटिवेशन मुहैया करती हैं कि वो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ें एज़ कम्पेयर टू द गाइड्स, क्योंकि गाइड्स में पढ़ने वाला कुछ नहीं होता, बस उसमें आपने तो रटा लगाना होता है ना, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स मेक टीचिंग सब्सटेंस डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग, कि ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक तो वैरायटी आती है और वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। दे हेल्प स्टूडेंट्स टू परसीव थिंग्स इन द मोस्ट नेचुरल सेटिंग, ठीक है। अब वीडियो जो मतलब कि बनेगी तो वो नेचुरल सेटिंग में बनेगी ना, कुदरती माहौल में बनेगी, तो हमें चीज़ें जो हैं वो कुदरती माहौल में नज़र आती हैं, ना कि मसनूई माहौल में, और ना कि खाली बातों में, बल्कि हम उसकी वीडियो और उसकी इमेजेस जो हैं उनको हम देख सकते हैं। दे आर टाइम सेविंग, कि इससे वक्त बचता है। अब आप वैसे किसी बंदे को समझाना शुरू कर दें कि ज़मीन जो है मतलब गोल है, तो बंदे क्वेश्चन करना शुरू कि कैसे गोल है भाई, हम सीधा चलते जाते हैं और हम सीधा ही चलते जाते हैं, राउंड तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम चलते चलते जो है वो एक बंदा हमें मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो आप उनको अगर ज़मीन का इमेज दिखा दें एक, तो वो मामला जो है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। So audio-visual aids assist to make clear understanding by helping students to visualize things visibly understood with the help of visual aids only. They also serve as the best entertainment, कि best entertainment possible जो होती है learning process के अंदर वो AV aids के ज़रिए ही दी जा सकती है। And AV aids also support the development of meaning, henceforth to vocabulary expansion, ठीक है। अब वो ज़ाहिर है वीडियो में जो चीज़ें आपने देखी हैं, जिनके आपने इमेजेस देखे हैं, उनके नाम आपके जहन में रह जाते हैं। जब उन चीज़ों के नाम जहन में रहते हैं तो उससे एडवांटेज क्या होता है कि आपकी वोकेबलरी जो है वो एक्सपेंड होती है, उसमें इजाफा होता है, ठीक है। दे सब्सटेंटेट द प्रोसेस द प्रिसाइज थिंकिंग बाय इक्विपिंग सम ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ थॉट which may prove as the warehouse of recollection with non-verbal involvement. They are used to give new experiences and help correct wrong impersonations. कि जो गलत कॉन्सेप्ट आपके जहन में बन जाता है, ठीक है, उसको ठीक किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है with the help of audio-visual aids. During their concrete expressions, they help in retention of complex events and ideas. कि वीडियो जो है वो आपको हेल्प करती है जो मुश्किल आइडियाज़ हैं उनको जहन नशीन करने में और उनको समझने में, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कम्प्लेक्स इवेंट्स एंड आइडियाज़, कि ऐसे वाक़यात जो कि कम्प्लेक्स मुश्किल होते हैं और उनको जहन नशीन वैसे याद करना या उनको समझना मुश्किल होता है, अगर आप उसकी सिंपल एक वीडियो देख लें या उसका एक इमेज देख लें तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को समझाना हो कि सूरज के इर्द गिर्द जो है वो सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो बजाय उसके आप वो जो प्लानिटरी सिस्टम है उसका इमेज एक बंदे के सामने रख दें और उसको बता दें कि ये सूरज है और ये सारे प्लैनेट्स हैं और ये इसके इर्द गिर्द घूम, तो उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो जाएंगे कि भाई ये प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं और ये घूमते हुए हमें नज़र क्यों नहीं आते और ये क्यों घूम रहे हैं, ठीक है। वो आपके वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जो इमेज है वो उसको क्लियर कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तो गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ विजुअल्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, की अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए जो आपने विजुअल एड बनानी है उसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द टीचर्स टीच
with the help of audiovisual aids to make their talk more interesting and effectively motivating. ठीक है, कि टीचर्स जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू को दिलचस्प बनाने के लिए और अपनी गुफ्तगू को मोटिवेटिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंटेशंस होती हैं दे एम्फेसाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ ऑफ देयर ओरल प्रेजेंटेशन, कि जो सबसे अहम नुक्ता होता है, एक ऐसा पॉइंट कि जो टीचर की चाहते हैं कि आपके जहन में रहे। ठीक है, तो उसको वो ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से आपको समझाएंगे। तो इसी वजह से ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर जोर भी दिया जाता है, क्योंकि ये री इन्फोर्स करती हैं मतलब कि उस आइडिया जो कि वर्बली आपको समझाया गया था उसको दोबारा से आप वीडियो की सूरत में या इमेज की सूरत में देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लैरिफाई हो जाती है और आपको मिसाल भी मिल जाती है। ठीक है, और हर एक नुक्ता जो है वो आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाता है। ठीक है, तो ये इसके जो हैं वो, अब ये जो विजुअल एड्स हैं इनका जो मेन मकसद होता है वो होता है टू इलस्ट्रेट दी प्रेजेंटेशन, कि जो बातें की जा रही हैं उसको उसकी मिसाल देना या उसको समझाना, उस मतलब के प्रोसेस को समझाना। आप फॉर एग्जांपल किसी से बात करें कि भाई जब 1998 में पाकिस्तान में ने एटमी धमाका किया तो पूरी मतलब कि पहाड़ी जो थी वो राख बन गई। अब वो बंदा सवाल करने पे मजबूर हो जाएगा कि पहाड़ी कैसे राख बन सकती है, ये कैसे मुमकिन है कि पूरा पहाड़ जो है वो राख बन गया। तो अब इस चीज़ को समझाने के लिए आप जो है वो सिंपल उसकी वीडियो अगर प्ले करते हैं उस बंदे के सामने तो ही अंडरस्टैंड कि यस इट कैन हैपन एंड इट हैज़ हैपन्ड। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स ना सिर्फ चीज़ों को क्लैरिफाई करती हैं बल्कि उनको री इन्फोर्स करती हैं और उनको इलस्ट्रेट यानी कि एग्जाम्पलीफाई करके हमें दिखाती हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है या जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका मकसद ये नहीं होता कि वो प्रेजेंटर के साथ यानी कि टीचर के साथ मुकाबला करने के लिए हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि भाई हम तो जो है वो खाली वीडियोस देख लें और वीडियोस जो हैं वो टीचर को रिप्लेस कर लेंगी तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं उनका मकसद क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट को एडअप करना, इंटरेस्ट को मज़ीद बढ़ाना और आपको मोटिवेट करना उन चीज़ों को सीखने के लिए। तो जब कभी भी फिर आप ऑडियो विजुअल एड्स बनाने लगें तो ये चीज़ें जो हैं इनको आप अपने जहन में रखें। कीप स्टेटमेंट सिंपल एंड टू द पॉइंट यूजिंग की वर्ड्स और फ्रेजेस, कि जो इमेज आपने यूज़ किया है या जो वीडियो आपने प्ले की है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें सिंपल पॉसिबल सेंटेंसेस जो हैं और टू द पॉइंट सेंटेंसेस रखें, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है, ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लेन दैट प्रोसेस। तो उसको रिटन फॉर्म में आप वहाँ पर एक्सप्लेन ना करें, बस वहाँ पर खाली आप जो है वो नुक्ते लिखें, पॉइंट्स लिखें। There should be focus on one idea, otherwise 3 or more ideas in a single visual may detract and confuse the reader। कि एक जो विजुअल इफेक्ट है उसमें सिर्फ एक ही आइडिया प्रेजेंट करें। अगर आप एक विजुअल एड में एक स्लाइड में एक से ज़्यादा आइडिया प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो रीडर के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। Do not repeat the text of your presentation word for word on the visual। ये जो प्रेजेंटेशन है उसको वर्ड टू वर्ड आप अपनी ऑडियो विजुअल एड में आप ना रखें। ठीक है, पिक एंड प्रेजेंट ओनली की पॉइंट्स टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट, के वहाँ पर सिर्फ जो वो नुक्ते हैं कि जिन पॉइंट्स को आपने जिस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया है उसी फॉर्म में सिर्फ उनको लिखें और मज़ीद जो है उनको आप एक्सप्लेनेशन जो है उनकी वो वहाँ पे ना लिखें। Use a variety of layouts as you know that retention of information is better taken with pictures or charts than words। ठीक है, तो एक टाइप का लेआउट ना हो बल्कि वैरायटी ऑफ लेआउट जो है वो आप रखें। और इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, यानी कि जो आपके रीडर हैं वो उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर सकेंगे। Audience size should be considered carefully and visuals must be prepared properly and accordingly। कि ऑडियंस का साइज़ जो है कि कितने लोग होंगे जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को देखने आएंगे उसको आप जहन में रखें और उसी हिसाब से फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करें और जो एड्स हैं उनको आप चूज़ करें। ठीक है।
जनरल गाइडलाइंस उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हैं फॉर यूजिंग विजुअल एड्स। नंबर वन पे सिंप्लिसिटी का रूल है कि सिंपल रखें चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ वही जो कि बार बार बता रही है कि कीप योर ऑडियंस इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग द विजुअल्स, की जो आपके ऑडियंस हैं, एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि बच्चों की दिलचस्पी जो है वो और चीज़ों में होगी, टीचर्स की दिलचस्पी और चीज़ों में होगी, मैकेनिक्स की दिलचस्पी और चीज़ों में होगी, इंजीनियर्स की दिलचस्पी और चीज़ों में होगी, आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी दिलचस्पी और चीज़ों में होगी, ठीक है। तो ऑडियंस को जहन में रखें कि आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग जो भी डॉक्यूमेंट आप जब कभी भी राइटिंग में जाएं, इवन कि जब आप एग्ज़ाम लिखें तो एग्ज़ाम में ज़रा कोई बंदा बाहर से तो अवेलेबल नहीं होता प्रूफ रीडिंग के लिए, तो आप खुद ही अपनी प्रूफ रीडिंग जो है उसको दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग मस्ट है जो भी प्रेजेंटेशन आपने डिज़ाइन करनी है, ठीक है। फॉन्ट्स शुड बी क्लियर। अगेन फॉन्ट्स वाली बात आ गई, पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है, कि आप कोई ऐसा फॉन्ट यूज़ ना करें जो कि स्टाइलिश तो हो बट अनरीडेबल हो ना, ठीक है। उसमें सिंपल पॉसिबल स्टाइल जो है उसको आप रखें। कलर्ड फॉन्ट्स शुड हैव अ डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। कलर्ड फॉन्ट्स अगर आपने यूज़ किए हैं तो वो आप ऐसा ना यूज़ करें फॉन्ट कि वो लाइट कलर का हो, क्योंकि लाइट कलर को वहाँ पे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो डार्क जो है कलर्स उनको आप चूज़ करें। अवॉइड यूजिंग शेड्स ऑफ द बैकग्राउंड कलर फॉर टाइटल्स और डिटेल्स, कि जैसे ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करता जा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं शेड, ठीक है। तो इन शेड्स को यूज़ करना आप अवॉइड करें। अवॉइड कमर्शियल इंडोर्समेंट्स, ठीक है। कमर्शियल इंडोर्समेंट के कोई इश्तिहारबाजी उसके बीच में, या कि जिससे मतलब किसी शख्स का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, इन चीज़ों को अवॉइड करें। टेस्ट योर प्रेजेंटेशन अहेड ऑफ टाइम, कि एक दफ़ा एक्चुअल प्रेजेंटेशन करने से पहले टेस्ट करें, यानी कि आप जो है वो मॉक प्रेजेंटेशन उसको लाजमी अपने आप को उसमें इंगेज करें। विजुअल एड्स विद ग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, विजुअल एड्स विद ग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स। ज़रा ग्राफ्स का तो पता है ना आपको, जैसे ये आपके सामने ग्राफ्स है, ठीक है। ये नीचे मतलब क्रिकेट की गेम में भी आपको आप अगर देखते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रेजेंटेशंस जो होती हैं उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं ये वाले ग्राफ्स, ठीक है। तो इनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ नेचर की इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए। हम मुख्तलिफ टाइप के ग्राफ्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं जी। तो विजुअल एड्स जो हैं दे एज्यूम अ सिग्निफिकेंट जॉब, के एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम उनका मकसद होता है, उनका अहम पर्पज़ होता है लर्निंग प्रोसीजर के अंदर। दे कैन कीप अ ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स ड्रू इन कम टू योर मीनिंगफुल कंक्लूजन सिंपल फॉर देम टू गेट इट, कि जो आप कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं, जो आप नताइज निकालते हैं, उन नताइज को इमेजेस और विजुअल एड्स की मदद से समझना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आप विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं कंबाइन विद द ग्रेट ओपन टॉकिंग एबिलिटीज़, और उसके साथ आपके अंदर गुफ्तगू करने की एबिलिटी जो है वो अच्छी है, तो आप जो है वो अपनी बहुत ही पावरफुल किस्म के इंट्रोडक्शन जो हैं अपने टॉपिक का और लोगों का इंटरेस्ट जो है उसको आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। बट द फैक्ट इज़ कि आपको रेलिवेंट चीज़ें जो हैं उनको यूज़ करना होगा। और कहा जाता है कि एक इमेज जो है वो हज़ारों कहानियों से ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो इमेजेस जो होते हैं, जो विजुअल एड्स हैं, उनकी एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं तो ये आपके इंट्रोडक्शन को एम्बेलिश करते हैं। एम्बेलिश का मतलब कि खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। और स्पेक्टेटर्स जो हैं, जो ऑडियंस है, वो कम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज अगर उनको विजुअल एड्स की मदद से पढ़ाया गया तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से ही जो है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो डेटा विजुअल्स बनाना जो है, अब ये देखिए ये आपके सामने एक इमेज है, ये एक इमेज है, और ये इमेज जो है इन इट सेल्फ एक कम्प्लेक्स किस्म का इमेज है। तो इस टाइप के इमेजेस जो हैं इनको हम ग्राफिकल एड्स मतलब के कहते हैं। तो विजुअल एड्स इंक्लूड योर
group of spectators and require a chain starting with one action then on to the next, from hearing to seeing. के लिसनिंग और सीइंग जो है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है ना, ठीक है। तो अगर आप खाली लेक्चर सुन रहे हैं तो वो हेयरिंग है। अगर आप उस लेक्चर के साथ उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साथ साथ जो है वो एमएस वर्ड में बताया कि जस्टिफाई कैसे करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे सिलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ चूँकि आप प्रैक्टिकल करते चले गए, आप अपनी आंखों से देखते चले गए, तो अब आपके लिए वो चीज़ें करना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। So when you utilize visual guides, their utilization will in general empower motivation and development on your part, ठीक है। कि आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो आपकी अपनी डेवलपमेंट जो है, आपकी ज़ाती डेवलपमेंट वो भी होगी, ठीक है। Clear pictures duplicate the group of spectators' degree of comprehension of the material exhibited. They ought to be utilized to strengthen your message, एक्सप्लेन, फोकस एंड मेक एनर्जी। की इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। यूटिलाइज़ करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मैसेज को स्ट्रेंथन करते हैं, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये एक्सप्लेन, फोकसेस और मेक एनर्जी, के उसके अंदर एक एनर्जी, एक जान डाल देते हैं ना, ठीक है। तो जान डालना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने लेक्चर के अंदर और अपने मैसेज के अंदर। तो जब आप इमेजेस को यूज़ करते हैं, जब आप पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, तो वो जो आइडिया होता है वो आइडिया वर्ड में नहीं बल्कि वो पिक्चर की और थॉट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो आप जो उसके अंदर वर्ड्स ऐड करते हैं, द वर्ड्स आर इन एडिशन टू द पिक्चर, नॉट लाइक दी अदरवाइज कि भाई पिक्चर जो है वो वर्ड के साथ एडिशन में आ रही है, बल्कि पहले पिक्चर आती है और बाद में वर्ड्स आते हैं, क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो उस पिक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बाद में है और सबसे पहले जो है वो आपके जहन में वो आइडिया बैठ जाता है। दी आउटलाइन बिलो refers to the adequacy of the visual guides on the crowd maintenance. The instructive analysis recommend that around 83% of human learning happens outwardly, कि 83% जो इंसानी लर्निंग है वो आउटवर्डली होती है। एंड दी स्टेइंग 17% ड्यू टू डिफरेंट फैकल्टीज़, कि 83% जो लर्निंग है वो आपकी आउटसाइड ऑफ द होम होती है, कि बाहर जाते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, और 83% लर्निंग आपकी वहाँ से होती है। 11% आपकी लर्निंग जो है इट इज़ थ्रू हियरिंग, कि आप सुनते हो। 3.5 थ्रू स्मेल, 1% थ्रू टेस्ट एंड 1.5% थ्रू टच। तो आप देखें कि आउटवर्ड और इमेजेस को देखना और लाइव चीज़ों को देखना जो है वो लर्निंग में उसका कितना ज़्यादा किरदार है। तो जो मतलब के ग्राफ्स हैं, उसमें सबसे पहली टाइप जो है वो लाइन ग्राफ्स है ना। अब लाइन ग्राफ नीचे यहाँ पे एग्जांपल इसकी दी गई है, तो मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला ग्राफ जो है इट इज़ कॉल्ड लाइन ग्राफ, ठीक है। अब लाइन ग्राफ्स जो हैं ये क्रिकेट के मैच में तो आपने अक्सर देखा होगा ना कि लाइन ग्राफ्स बने होते हैं, कि एक यहाँ पे नीचे जो है वो ओवर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 5, और उसके साथ साथ जो है वो फिर आगे आगे चलता जा रहा होता है, और जितने ज़्यादा रन्स बनते जा रहे हैं वो उतना ज़्यादा ग्राफ ऊपर चलता जा रहा है। फिर दूसरी टीम बैटिंग शुरू करती है तो उनका बैटिंग ग्राफ शुरू होता है, ठीक है। नीचे ओवर्स होते हैं, ऊपर जो है वो रन्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं। लाइन ग्राफ्स जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये खुलासा जो है ना, जो मैथमेटिकल डेटा है उसका खुलासा पिक्चर की फॉर्म में हमारे जहन में जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इस्तेमाल इसका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा ना, कि ऐसी चीज़ जिसको नंबर्स में मेजर किया जाए, उस चीज़ को हम लाइन ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसका एक मखसूस वक्त होता है, जैसे अगर आप मतलब क्रिकेट की मैंने आपको एग्जांपल दी तो वो 50 ओवर का टाइम फ्रेम होता है ना, ठीक है। तो 50 ओवर के टाइम फ्रेम में दिखाया जाता है कि किस टीम ने कितने रन्स किए हैं, तो वो रन्स के हिसाब से फिर उसको मतलब कि ग्राफ को एडजस्ट किया जाता है। तो अ लाइन diagram is most every and now then used to show drifts and breakdown and how the information has changed after some time. Line charts are drawn by first plotting information that focuses on crystalline organized framework. At that point association a line between the focuses regularly y hub. अब ये सारे टेक्निकल टर्म्स है ना कि y हब हो गया और x हब हो गया, ठीक है। तो मतलब क्वांटिटेटिव जो है वो वैल्यूज़ उनको दोनों साइडों पे
लेंथ में भी और ऊपर जो है विड्थ में भी उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो उस हिसाब से डेटा जो है उसको वो प्रेजेंट किया जा सकता है। अब आप इसमें 3 लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, 4 लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट्स के वाले से मेजर करना चाहते हैं, आप टीम्स के वाले से मेजर करना चाहते हैं, तो लाइन चार्ट जो है इट कैन बी यूज। और जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो वो बड़ी ढेर सारी जो वर्बल गुफ्तगू है या नंबर्स को जो समझाना है वो एक इमेज के ज़रिए क्लैरिफाई किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट जो है ये सर्कल की फॉर्म में होता है। Pie outlines are ideal to utilize when you are attempting to analyze portions of an eternity. They do not show changes after some time, ठीक है। तो इसमें अब अगर हमने हिस्सा शो करना हो ना किसी चीज़ का, कि फॉर एग्जांपल हम जानना चाहें कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं और वो इंग्रेडिएंट्स हम एंटर करते जाएं कि इतने परसेंट ये होता है, 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 तो उसका पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन के हवाले से पाई चार्ट बन सकता है कि कितने परसेंट हमारे पास ख़वातीन हैं। ये जो आपके सामने पूरा व्हील आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा व्हील जो है ये 100% को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। तो अब आप अगर पॉपुलेशन के ऊपर इसको अप्लाई करें तो इसको दो हिसाब से देखा जा सकता है। नंबर 1 पे एज ग्रुप्स के लिहाज से कि भाई 1 साल से लेके 10 साल की उम्र में कितने बच्चे हैं, 10 साल से लेके 20 साल की उम्र में कितने लड़के हैं, ठीक है। 20 साल से लेके 30 साल की एज ग्रुप में कितने लोग हैं, 30 से 40 की एज ग्रुप में कितने लोग हैं, 40 से 50 के एज ग्रुप में कितने लोग हैं, 50 से 60 में मतलब कितने लोग हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं ये भी MS वर्ड में जो हैं ये अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखाऊँ ना, तो MS वर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल हैं। उसके अंदर बाकायदा टैब होता है, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आप इंसर्ट करके, ये इंसर्ट पे अगर आप जाएं, ठीक है, तो इसमें ये चार्ट्स आता है, इंसर्ट चार्ट्स। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कॉलम वाला चार्ट सेलेक्ट करना है। ये लाइन वाला चार्ट बिल्कुल वही चार्ट आ गया जो कि आपके पास वहाँ पे था, ठीक है। पाई चार्ट आ गया, बार चार्ट्स आ गए, ये एरिया चार्ट है, ये XY स्कैटर, स्टॉक चार्ट आ गया, सरफेस चार्ट आ गया, ठीक है, रेडार चार्ट, ट्री मैप आ गया, सन ब्रश है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स विस्कर, वाटरफॉल कॉम्बो, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट नेचर के जो हैं वो चार्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, मतलब जो भी चार्ट, पाई चार्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने बनाना है, ठीक है, तो ये हमने ओके किया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया कि जनाब कि ये हमने पाई चार्ट यहाँ पे ऐड करना है। अभी ये यहाँ पे पाई चार्ट आ जाएगा। अब आपने बताना है कि जनाब के इसमें पहले क्वार्टर में आपकी कितनी सेल्स हैं, सेकेंड क्वार्टर में फॉर एग्जांपल पहले मतलब के क्वार्टर में मैंने 50 बेचा है, ठीक है, दूसरे क्वार्टर में मैंने जो है वो 30 बेचा है, ठीक है, उसके बाद मैंने 10 बेचा है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने 10 बेचा है। तो अब ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 10 और ये 10, ठीक है। तो ऐसे वो जो पूरा डेटा के आप अगर इस चीज़ को सेल्स को आप लिखना चाहें पैराग्राफ की फॉर्म में तो वो और होगा, और ये इमेज जो है ये आपको और पिक्चर देगा, ठीक है। नॉर्मली ये जो सेल्स हैं ये 33 पे आएंगी, ठीक है। तो ये अब देखें ना, इक्वल एक वो चार्ट जो है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो जो MS वर्ड है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस इसके मौजूद हैं, ठीक है। और हमने अपने नंबर एंटर किए तो उसने ऑटोमेटिकली परसेंटेज उसकी जो है वो निकाल के हमें दे दी, ठीक है। और इसी को मज़ीद डिफ़ाइन किया जा सकता है, मज़ीद इसके अंदर एडिटिंग, जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो उसका फार्मूला आप जो है वो वहाँ से चेंज कर लें। जब आप फार्मूला चेंज करेंगे तो चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड होती जाएंगी। तो आप मतलब जितने मर्ज़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके अंदर ऐड करना चाहें आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट आ गया, और उसके बाद बार ग्राफ आ गया। बार ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया कि वर्ड के अंदर अवेलेबल होता है। इसमें भी 2 चीज़ों का या 3 चीज़ों का कंपैरिजन आपस में जो हम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम इस चार्ट की मदद से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को हम दिखा सकते हैं कि हाउ द डेटा कैन बी प्रेजेंटेड विया दिस बार चार्ट, ठीक है।
उसके बाद एरिया ग्राफ आता है, एरिया ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया। एरिया चार्ट्स आर फंडामेंटली द सेम एज लाइन डायग्राम्स, they can be utilized to track changes after some time for at least one gathering. Zone diagrams are great to be utilized when you are following the adjustment in at least two related gatherings that make up one entire class। ठीक है, तो दो चीज़ें जब मिला के एक चीज़ को बनाती हैं तो उनका अगर हिस्सा ट्रैक करना हो आपने तो वो हिस्सा ट्रैक एरिया ग्राफ के ज़रिए किया जा सकता है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग आ गई जी। ट्रबल शूटिंग के अगर आपको कोई मसाइल हैं तो उनको कैसे आपने हल करना है। Investigation is a type of critical thinking regularly connected to fix bombed items or procedures on a machine or a framework। ठीक है, तो कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन तो आपको पता ही है कि जब भी आपने कोई मसला हल करना होता है तो आप ट्रबल शूटिंग में जाते हैं और ट्रबल शूटर जो है वो आपको बता देता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पीसी या फिर आपके कंप्यूटर के साथ क्या इशू है जी। ट्रबल शूटिंग के बाद लेआउट अगेन आ गया। तो लेआउट पे मैंने आपको बताया था कि लेआउट यहाँ पे जो है वो अगर आप होम वाली टैब पे क्लिक करें तो ये बल्कि लेआउट की पूरी मतलब के टैब है। तो यहाँ पे आप हर एक चीज़ जो है उसको आप मार्जिन सेलेक्ट करने हैं, आपने इसको पोर्ट्रेट करना है या फिर आपने लैंडस्केप करना है, पेज का साइज़ क्या होना चाहिए, कॉलम्स कितने होने चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए, 2 कॉलम, जब ये देखें ना 2 कॉलम्स आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये 2 कॉलम मैंने टेक्स्ट कर दिया। अब ये कहीं पे किसी पॉइंट पे ये देखें यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये इस साइड पे क्लिक करेंगे तो चलें तो एंटर करते चले जाएं आप तो वो सेकंड कॉलम में चला जाएगा। अब ये सेकंड कॉलम में आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, कॉलम की कल बात हुई थी ना, ये सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अब ये 2 ऐसे ही अगर इसके नंबर को आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये 3 कॉलम में भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे बाकी सारे जो ऑप्शन हैं लेआउट के वो यहाँ पे लेआउट की टैब के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो लेआउट का ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं मेरे ख्याल से, उसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंसेस आ गए। अच्छा, रेफरेंसेस जो हैं ये रिसर्च का बहुत ही अहम जुज़ हैं और लेआउट के साथ वाली टैब जो नेक्स्ट होती है ये रेफरेंसेस की होती है। ठीक है, रेफरेंसेस में आपने क्या करना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स की यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। ठीक है, अब आपने हेडिंग का स्टाइल जो चूज़ करना है वो भी आपके पास जो है वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी जो भी आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है, यू कैन डू इट। ठीक है, अच्छा, फिर ये फुट नोट्स आ गया। फुट नोट्स अगर आप कोई इंसर्ट करते हैं तो वो सारे के सारे फुटर में जाएंगे। ठीक है, एंड नोट्स आपने डालने हैं। इसके अलावा इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन आता है। रिसर्च जब कभी भी आप मतलब के कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जब हम किसी बंदे से कोई चीज़ लेते हैं, हम किसी बंदे का आइडिया लेते हैं तो वो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पे साइटेशन देते हैं। ठीक है, तो साइटेशन जो है उसको इंसर्ट करने का तरीक़ाकार होता है। ठीक है, एक ख़ास किस्म का। तो जितने भी आपके पास वर्ड हैं उसके अंदर ये मैनेज सोर्सेज का ऑप्शन होता है। ठीक है, स्टाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि MLA होता है, APA, ये देखें सबसे पहले APA लिखा है, उसके बाद शिकागो है, CMS कहते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कहीं पे MLA होगा और उसके अलावा कुछ और भी हैं, ये IEE है, हार्वर्ड है। तो हम यूजली APA जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो APA को जब हमने स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हम जाते हैं मैनेज सोर्सेज में। अब जो कुछ भी चीज़ है, हमारी कोई किताब है न्यू जिसको हम इफ़ वी विश टू ऐड तो हम यहाँ पे करेंगे जी न्यू सोर्स। न्यू सोर्स में हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमने किसी किताब को ऐड करना है या किताब का सेक्शन है या जर्नल आर्टिकल है या आर्टिकल इन प्यूरिकल है, किसी मतलब कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स हैं, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, हर एक जो टाइप का डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है, तो उसका रेफरेंस जो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट किया किताब, तो किताब में अब ये हमसे मांगेगा जनाब कि आप ऑथर का नाम लिखें। तो ऑथर का नाम फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पे डेविड विलियम्स। ठीक है जी, उसके बाद अब ये हमसे किताब मांगेगा, किताब का टाइटल क्या है, तो हम इसको लिख देते हैं बुक ऑफ द ईयर। वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये पूछेगा कि साल मतलब कौन से साल में ये किताब छापेगी, तो हम लिख देते हैं जनाब कि ये किताब छापेगी 2018 में छापेगी। अब ये अगली इन्फॉर्मेशन लेगा कि ये किताब कौन से शहर से छपी,
तो सिटी में फिर हम लिख देते हैं कि जनाब ये किताब छपी थी जी इस्लामाबाद से, और इसका पब्लिशर कौन है, पब्लिशर हम लिख देते हैं कि AIOU उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसने इस किताब को पब्लिश किया। अब हम ओके करेंगे तो ये किताब ये यहाँ पे इसको रेफ़र करने का तरीक़ाकार जो है ये आ गया। अब आप ये देखें बिब्लोग्राफी एंट्री जो है आपको नज़र आ रहा है विलियम डी डॉट 2018, किताब का नाम बुक ऑफ द ईयर, छपी इस्लामाबाद में है और AIOU ने छापी है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार होता है, इससे आपको आसानी हो जाती है। और आखिर में जब आपने बिब्लोग्राफी इंसर्ट करनी होती है तो अब आप सिंपली रेफरेंसेस में जाएंगे, आप यहाँ पे कहेंगे जनाब कि बिब्लोग्राफी, तो ये देखें वो जो किताब थी हमारी वो और उसका पूरा हवाला बिब्लोग्राफी की हेडिंग ऑटोमेटिकली आ गई, और वो यहाँ पे जिस अंदाज में हमने लिखनी थी वो अंदाज में यहाँ पे लिखी गई, ठीक है बेटा। तो दीज आर द थिंग्स। MS वर्ड जो है उसके अंदर सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू एक्सप्लोर दैट थिंग, कि आप उसको यूज़ उसका सीखें। अगर आप उसका यूज़ सीखेंगे तो वो सारे फॉर्मेट्स जो है वो आपको सिखा देगा, ठीक है। बल्कि फॉर्मेट सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैनेज सोर्सेज के अंदर आप जाके एंट्रिंग करते जाएं और आखिर में आप जो है वो बिब्लोग्राफी की लिस्ट निकालें, तो जो आपने APA में निकाल दिए तो वो APA में निकाल देगा, MLA में निकालनी है तो आपको MLA में निकाल के दे देगा, ठीक है। तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट दैट मच, ठीक है जी। बाकी अब चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल से इट इज़ the end of the lesson. Please move on to next lesson, lesson number 8। और lesson number 8 क्या है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मतलब कि प्रोफेशनल सेटिंग्स में इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आपकी कोई जॉब है तो उसमें अगर आपने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो हाउ वुड यू कम्युनिकेट, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ मूव ऑन टू द कंटेंट्स। इंट्रो टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है। लाइन लेंथ्स एंड विजुअल्स ऑलरेडी बात हो चुकी है। मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, वर्कशीट्स हैं, फिर हाउ टू मेक वर्कशीट्स, ग्लोबलाइजेशन एंड ओरल प्रेजेंटेशन, क्वालिटीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट अ लेंथी चैप्टर। ओके जी तो प्रोफेशनल इंट्रो टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जहाँ तक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल से मुराद क्या है कि जनाब आप जब आप व्हेन यू आर इन जॉब, ठीक है, आप किसी नौकरी में हैं या आप किसी इदारे में मुलाजमत कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब आपको कम्युनिकेशन करना पड़ रही है तो हाउ डू यू डू इट। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो होती है उसके कुछ फेजेस होते हैं ना, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा के चले गए और वहाँ पे बात करना शुरू कर दी, ठीक है। तो इसके लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू प्रिपरेशन, देन देयर इज़ कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड है उसको आपने कलेक्ट करना है। यू हैव टू मेक रिहर्सल्स करें आप, यानी कि प्रैक्टिस करें उसको, ठीक है, ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल कम्युनिकेटर मतलब कि बने। अदरवाइज़ अगर आप इस स्टेज में से, इस प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे तो इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्टिविटी, कि बेकार किस्म की एक एक्टिविटी होगी जिससे कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो जब बिफोर यू इंटेंड टू बिकम अ प्रोफेशनल कम्युनिकेटर, उससे पहले आपको कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स जो हैं कि व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिलकर कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, उसको आपको जानना ज़रूरी है। अब आपने चाहे ईमेल भेजना हो, चाहे आपने लेटर लिखना हो, चाहे आपने कोई एनुअल रिपोर्ट देनी हो, चाहे आपने मेमो लिखना हो, जो भी आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम ही होते हैं ना, ठीक है। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसका, जो भी एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसको पता होता है कि नहीं मेरे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और मुझे किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे सबसे पहला कंपोनेंट है इसका कॉन्टेक्स्ट। डिटेल में मैं इसको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट है आपका लिसनर या फिर रीडर, या फिर हम इसको कहते हैं रिसीवर, ठीक है, वो शख्स के जो कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट है मैसेज, मैसेज के बाद आता है मीडियम, मीडियम के बाद रिसीवर है और रिसीवर के बाद आपका फीडबैक है, ठीक है। हाँ सॉरी, ये जो ऊपर इन्होंने लिखा है ना रीडर ये और लिसनर, ये रिसीवर सेम ही चीज़ है,
तो इसको इन्होंने रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट वो चीज़ होती है, वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हमें मैसेज भेजना पड़ता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम आते हैं जो कि वो शख्स जो कि यहाँ पे इन्होंने असल में गलत लिख दिया है। मैं आपको करेक्ट यहाँ पे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे आएगा इनकोडर, सेंडर या फिर इनकोडर आएगा, ठीक है। सेंडर या फिर इनकोडर, वो शख्स जो कि मैसेज भेज रहा होता है ना, ठीक है, वो आता है। अब जो मैसेज भेजने वाला है उसके बाद यहाँ पर आएगा मैसेज। अब उसका मैसेज क्या है? अब जब मैसेज भी आपके पास आ गया तो उसके बाद अब आपने मैसेज भेजने का मीडियम क्या है। अब आप देखें कि जो भी मैसेज भेजे जाते हैं उनके कुछ मीडियम्स होते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो गुफ्तगू जो है वो हवा के ज़रिए आपके कानों तक पहुंच रही है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है, ऑडियो लेक्चर है जो कि आप सुन रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं ना, ठीक है। ईमेल जो है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रिसीव होता है। ख़त जो है, लेटर, वो हार्ड कॉपी होती है जो कि आपको रिसीव होता है आपके एड्रेस पे। तो ये सारे मीडियम्स हैं मैसेज को भेजने के, ठीक है। मीडियम के बाद रिसीवर आता है कि वो शख्स जो कि आपके मैसेज को रिसीव करता है, उसको आपका मैसेज मिल गया। मैसेज मिलने के बाद वो आपको फीडबैक, वो आपका मैसेज रिसीव होने के बाद जो आपको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है, वो रिस्पांस क्या कहलाएगा? वो रिस्पांस फीडबैक कहलाएगा कि जो आपने मैसेज कम्युनिकेट किया था या जो बात आप करना चाहते थे उसका रिस्पांस, उसका आंसर आपको क्या मिला है, वो आंसर जो है इट विल बी कॉल्ड फीडबैक। सो नाउ वी विल लुक एट हाउ टू प्लान द प्रेजेंटेशन, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान कैसे करते हैं, इसकी प्लानिंग के कौन से मराहिल होते हैं जी। तो प्रेजेंटेशन होती क्या है? प्रेजेंटेशन जो होती है इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, थीम्स, फैक्ट्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन फ्रंट ऑफ पर्टिकुलर ऑडियंस के। एक मखसूस किस्म की ऑडियंस आपके सामने होती है, ठीक है, और उनके सामने आपने एक्सप्रेस करना होता है, बयान करना होता है अपना इल्म, अपने हकायक, अपना तजर्बा और अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको आप बयान करते हो, ठीक है। इसके जो मकासद हैं वो वेरी कर सकते हैं, मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इसका मकसद जो होता है वो दूसरे लोगों को मोटिवेट करना होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात इसका मकसद जो है वो दूसरे लोगों को कन्विंस करना होता है कि वो आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करें। बाज़ औक़ात इसका मकसद कोई आइडियोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इसके मकासद होते हैं, ठीक है। और अब ज़ाहिर है उसी हिसाब से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस भी होंगे, डिफरेंट इसके मकासद होंगे, ठीक है। तो आपको फिर उसी हिसाब से जो भी आपका मकसद है, जो भी आपके ऑडियंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली प्लान करना होगा ना, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग के बगैर जो है वो प्रेजेंटेशन कामयाब आपकी नहीं हो सकती। तो प्रेजेंटेशन की प्लानिंग में सबसे पहले जो है वो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंट रिसोर्सेज से को इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, ठीक है। विदाउट प्लानिंग द प्रेजेंटेशन कैनॉट विन द फेवर ऑफ ऑडियंस एंड कैनॉट बी सक्सेसफुल। कि जो आपके ऑडियंस हैं उनकी फेवर आप हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप उनकी फेवर हासिल नहीं करेंगे तो फिर आप उसको सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद है प्लान फॉर योर ऑडियंस, कि अपने ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए, उनको अपनी आंखों के सामने रखते हुए, उनको अपने जहन में रखते हुए आप प्लान करें अपनी प्रेजेंटेशन को। अब ऑडियंस की सिग्निफिकेंस और इस पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑडियंस की क्या अहमियत होती है, और ऑडियंस की डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं ना, ठीक है। और हर एक टाइप जो है उसका एक अपना इंटरेस्ट होता है। किनेस्थेटिक बताया गया, विजुअल पीपल, ऑडिटरी पीपल बताया गया, ठीक है। फिर एज ग्रुप्स होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं। तो हर एक लिहाज से, हर एक प्रोफेशन, हर एक एज ग्रुप, उसके लिहाज से लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं ना, ठीक है। तो प्लानिंग इंक्लूड डिसीजंस अबाउट ऑडियंस, सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन। कि प्लानिंग के ये 3-4 ऐसे होते हैं। नंबर 1 पे सबसे पहली चीज़ तो यू हैव टू डिटरमिन योर ऑडियंस। दूसरी चीज़ कि आप किस सिचुएशन में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे ना, मतलब कि अरेंज कैसे करेंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा।
और आखिर में प्रेजेंटेशन, एक्चुअल प्रेजेंटेशन आती है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज आवर ऑडियंस प्रायर टू आवर स्पीच सो दैट वी कैन क्रिएट लिंक बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस ड्यूरिंग द स्पीच इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कि स्पीकर के बीच में और ऑडियंस के बीच में लिंक जो है उसको कायम करने के लिए ऑडियंस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड स्टेप इनसाइड द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। उनके जहन में घुसना और उनके नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखना, दुनिया को देखना जो है वो ज़रूरी होता है ताकि आपको उनका नुक्ता नज़र समझ आ सके। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड common ground with the audience which allows us to align our message with the audience. Nowadays, presentation and oral reports are very common, and the most popular mode of communication due to the popularity of the oral reports. Many listeners have been subjected to the peculiar kind of presentation with many times. Indeed, the use of PowerPoint is so common that most oral reports are simply called PowerPoints और पावर पॉइंट रिपोर्ट्स। आजकल पावर पॉइंट का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स को जो है वो हम पावर पॉइंट रिपोर्ट्स या फिर पावर पॉइंट्स ही कहना शुरू हो गए हैं ना जी। तो अगर आप जो है वो ऑडियंस की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपको जो है वो अच्छा रिस्पांस दें, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने ऑडियंस को जानें, ठीक है, कि ऑडियंस है कौन और वो मुझसे चाहते क्या हैं, ठीक है। जब आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ देयर डिमांड एंड व्हाट डू दे नीड, ठीक है, तो फिर आपके लिए उनका एनालिसिस करना और उनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना आपके लिए जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी हम जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो उसमें मेन गोल जो हमारा होता है, जो मेन मकसद होता है, जो एम जो हम हासिल करना चाहते हैं वो सिंपली होता है टू बी रेलेवेंट, कि जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं उस मौजू पे ही बात की जाए, उससे हट के कोई बात जो है वो ना की जाए, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अलायंस जो है वो ऑडियंस के साथ रहे, आपकी लाइन उनके साथ सीधी रहे, तो आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियंस ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएं। ऑडियंस ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है कि उनको वो चीज़ बताएं जो कि उनके मतलब की है ना, ठीक है, कि आप जो है वो अपने पर्सपेक्टिव में बातें ना करें बल्कि उनके पर्सपेक्टिव में बातें करें कि उनको इससे क्या फ़ायदा होगा ना, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑडियंस की टाइप्स जो हैं उसका भी ख्याल करना चाहिए। इफ़ दी ऑडियंस इज़ रिसेप्टिव, अब रिसेप्टिव ऑडियंस कौन सी होती है? वो लोग जो कि सुन रहे होते हैं ना बातें, जो कि आराम से आपकी बातें मतलब कि सुनते रहेंगे और उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे ना। एजुकेशनल सेटिंग्स जो होती हैं पर्टिकुलरली, अब जैसे हमारी सेटिंग है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अब आप लोग रिसेप्टिव ऑडियंस हैं, यू आर रिसीविंग और मैं जो है वो यहाँ से बोले जा रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये रिसेप्टिव ऑडियंस होती है। तो अगर तो रिसेप्टिव ऑडियंस है, ठीक है, तो फिर आप उसमें हकाइक जो हैं उनको भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो और इवन आप नेगेटिव एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो, और उन नेगेटिव एक्सप्रेशन के यूज़ से भी आपको जो है वो कोई ख़ास नुकसान जो है वो नहीं होगा। ऑन दी अदर साइड अगर सिचुएशन जो है वो आप किसी ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो रवायती किस्म के लोग हैं, फॉर एग्जांपल यही एजुकेशनल सेटिंग जो है ये बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी जब आपसे कोई इदारा कहता है कि जनाब आएँ और आप हमें मतलब कि डेमो दें कि आप बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं ना, ठीक है। तो अब ये इंतहाई वो लोग जो कि आपसे डेमो मांग रहे हैं वो रवायती ज़हनीत रखते हैं और ये सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल से निकल के अब उनके कंट्रोल में जा रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कि फॉर्मल जो आपकी सेटिंग्स होती हैं जॉब के हवाले से, जो आपकी सेटिंग्स हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा जो है वो केयरफुल होना पड़ता है वोकेबलरी की सिलेक्शन के हवाले से ना, कि वोकेबलरी जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए और जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी आइडियालॉजी है वो भी रेलेवेंट होनी चाहिए, उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए विद दी ऑडियंस ना। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए प्रेजेंटर जो है उसको अपनी सिचुएशन को प्लान करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, और वो प्लानिंग जो है वही ऑब्वियसली फिर आपको कामयाब बना सकती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन टू अ लिसनिंग ऑडियंस, ठीक है,
अगर आप जो है वो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं ऐसी ऑडियंस को जो कि लिसनिंग, जो कि आपको सुन रहे हैं ना, ठीक है। अब लोग जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग जो मतलब के बैठे होते हैं उनमें से चंद एक लोग होते हैं जो कि अटेंटिवली आपकी बात को सुन रहे होते हैं ना, ठीक है, जो कि मोटिवेटेड लिसनर होते हैं। अदरवाइज़ तो आवाम जो है बस वो बैठ के अपनी गपशप और अपनी उन चीज़ों में लगे होते हैं, ठीक है। If it is so, then the speaker has to add up different presentation stuff in speech to keep the listeners alive. तो अगर ऐसा है तो फिर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर वैरायटी ऐड करनी पड़ेगी। और वो वैरायटी क्यों ऐड होगी? वैरायटी ऐसे ऐड होगी कि आप की जो स्पीच है वो अलाइव रहे और लोग उसमें अटेंटिव रहें, ठीक है। हाउएवर इफ़ द लिसनर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्टिक टू लिसन to the talk the presenter, then the presenter will sufficiently required material and information can handle them uh, effectively, ठीक है। कि अगर तो लिसनर्स जो हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं और एंथुसियास्टिक हैं तो फिर आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा और जो रिक्वायर्ड मटेरियल और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें। और वो भी ऑब्वियसली जब लोगों का इंटरेस्ट होता है, जब लोगों की दिलचस्पी होती है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, ठीक है। और इसके अलावा जो लिसनर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लिसनर्स, कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं और उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। Prepared with this intent, the presenter may be in favor of the audience and can be successful presenter. Similarly, there are some informal situations when the presentation is not very much formal. कि चंद इनफॉर्मल सिचुएशंस हो सकती हैं कि जहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वो वेरी फॉर्मल नहीं है। द लिसनर्स आर द एम्प्लॉयज़ एंड कोलीग्स। जो इनफॉर्मल सिचुएशंस, उसमें जब आप एक फर्म के एम्प्लॉय हैं तो आपको बुलाया जाता है कि जनाब, अब देखें ना, कोई भी इदारा है उसके मुख्तलिफ विंग्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल दूं तो उसके डिफरेंट विंग्स होते हैं। एक विंग का काम होता है एडमिशन करना, ठीक है। दूसरे विंग का काम होता है वो जो एडमिशन आगे बोर्ड वगैरह या फिर यूनिवर्सिटी में भेजना। तीसरे विंग का काम होता है जनाब के इदारे के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिज़ल्ट को कंपाइल करना। फिर एक विंग होता है कि जनाब जो बच्चे गैर हाजिर हैं उनके नाम खारिज किए जाएँ, उनको रीएडमिट किया जाए, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, मतलब डिसिप्लिन कमेटी होती। तो ऐसे ही जब कभी भी इदारे में मतलब कि इम्तिहान शुरू होने लगेगा तो सबसे पहले लोगों को बुलाया जाएगा कि हाँ जी इम्तिहान के ऊपर ब्रीफिंग दें जी। तो ऐसी सिचुएशन में ये सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, स्पीकर्स यूज़ पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब ज़ाती ताल्लुक़ का भी इस्तेमाल बात जो है वो किया जा सकता है ना इसमें प्रेजेंटेशन में, कि आपका पर्सनल कोई ना कोई कॉन्टैक्ट था, ज़ाती आपका ताल्लुक़ था, आप लोगों को जानते थे, तो उसको आपने ताल्लुक़ को यूज़ किया और फिर आपने राब्ता बनाया और आपने फिर ऐसी सिचुएशन में जो, अच्छा अब हमारे यहाँ भी आपको पता है कि एथनिसिटी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी सिचुएशन में गए हैं, प्रेजेंटेशन आपने दी है, तो वहाँ पर आपको पता चला कि जनाब सारे पंजाबी। अब ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे आप मतलब कि कनाडा चले गए, वहाँ पे कोई पंजाबी स्पीकिंग आपको मिल गया, तो आपकी एथनिसिटी चूँकि सेम है तो वो आपका रिकॉर्ड करेगा। ऐसे ही ज़ातें जो हैं, आप अगर अदालतों में चले जाएँ, कचहरी आप जाएँ ना, तो जितने लॉयर्स होते हैं उन्होंने अपने नाम के साथ अपना कॉस्ट जो है ना वो लाजमी लिखी होती है। वो अपनी ज़ात इस वजह से लिखते हैं ताकि अगर उनकी बरादरी का बंदा कोई जो है वो वहाँ पर आता है तो वो मतलब किसी और के पास जाने के बजाय उनके पास आए, क्योंकि नेचुरली ज़ाहिर है कि जो चीज़ जान पहचान वाली होती है तो उसको हम जो है वो रिगार्ड करते हैं, उसको हम वैल्यू करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है, कि रिलीजन का यूज़ होता है कि ईसाई ईसाई का रिगार्ड करेगा, यहूदी यहूदी का रिगार्ड करेगा। और मज़ीद छोटे लेवल पर आप आ जाएँ तो कास्ट जो होती है ज़ातों के हिसाब से, उसके हिसाब से, रंग के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से, हर जो मतलब चीज़ है, तो ये रिलेशंस जो हैं वो लोग ढूंढते हैं
ताकि वो अपने मसाइल जो हैं उन मसाइल से बच सकें. The purpose of using personal contact is mainly to break the communication barrier or hindrance among the communicator. कि communication barriers होते हैं ना, आप मतलब के डरते रहते हो, झिझक रहती है आप में, तो जब आप अपना पर्सनल कांटेक्ट यूज़ करते हो, ज़ाती ताल्लुक़ वास्ता यूज़ करते हो, तो उससे फिर ये जो बैरियर्स हैं ये सारे ख़त्म हो जाते हैं. The other purpose of using this strategy is to create a likeliness feeling in the mind of the listeners. However, in educated circles with moral beliefs, these strategies are not given preference and are taken as negative strategies. कि एजुकेटेड सर्कल्स जो हैं उसमें इन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है. और अगर कोई बंदा इस स्ट्रेटजी को, इस टेक्निक को यूज़ करता है, अपना ज़ाती ताल्लुक़ वास्ता सामने लेकर आता है, तो फिर जो है इसको नेगेटिव समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता. Besides, it is more appreciated phenomena to use you attitude, effective information, and the required knowledge to stimulate the audience by fulfilling their psychological needs as well. यू एटीट्यूड क्या होता है? यू एटीट्यूड का मतलब ये है कि आप अगले बंदे पे फोकस करें, जो भी बात आप करने जा रहे हैं उसको ऐसे प्रेजेंट करें, उसको ऐसे बताएं कि अगला बंदा फील करे कि यार इसमें तो मेरा फ़ायदा है ना, ये तुम मेरे लिए बात की जा रही है, मेरे फ़ायदे के लिए बात की जा रही है. अच्छा, लिसनर्स आर प्रेजेंट फॉर द इंटायर प्रेजेंटेशन. बाज़ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि लिसनर्स को बाउंड कर दिया जाता है कि आपने जाना है और आपने उठना उस वक्त है जब जो है सारा का सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा. ऐसी सिचुएशंस आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नज़र आती हैं, जहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं. तो सेमिनार में आपको बुलाया जाता है, दावत दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि चलो भाई, अब जब तक सेमिनार ख़त्म नहीं होता आप वहाँ से उठ नहीं सकते. या फिर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस टाइप के फंक्शंस अरेंज करती हैं और ऑब्वियसली आप चूँकि मुलाजिम होते हैं तो आपके लिए वहाँ से उठना जो है वो मुमकिन नहीं होता. तो आपको इनवाइट तो मतलब कि वहाँ पे किया जाता है, बट यू हैव टू सिट अंटिल द एंड ऑफ द फंक्शन. तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली लोग जो है वो बोरियत का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो काफ़ी देर से बैठे हैं, आपने तो सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन देनी है ना, लेकिन वो लोग जो हैं वो पूरे फंक्शन के लिए सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर बैठे रहते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ख्याल करें कि बोरियत जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन में ना हो, प्रेपरेशन आपकी ठीक हो. That's why they have to spend more time to get the focus of the topic of the presentation. There is nothing new. तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्टफ़ ऐड करने की कोशिश करें. अगर न्यू नहीं होगा, कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं होगी, तो लोग तो पहले बोरियत का शिकार होते हैं और वो मज़ीद बोरियत का शिकार हो जाएंगे, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में जाने के लिए यू हैव टू आस्क योर सेल्फ ऑडियंस एनालिसिस क्वेश्चन. ऑडियंस एनालिसिस मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको बताते हैं कि ऑडियंस हैं कौन और उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो क्या हैं. पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे कि हु आर दे, कि वो हैं कौन. स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, किस लेवल के लोग हैं. हाउ मैनी विल बी प्रेजेंट, और उनकी कितनी तादाद होगी. व्हाट इज़ देयर नॉलेज लेवल, कि जिस मौजू पे आप बात करने जा रहे हैं, जिस मौजू पे आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उस मौजू के बारे में उन लोगों का कितना नॉलेज है, कि वो कितना इल्म रखते हैं उस टॉपिक के बारे में ना. व्हाट टास्क विल योर प्रेजेंटेशन हेल्प देम कंप्लीट, और अगर आप उनके सामने प्रेजेंटेशन देंगे जिस टॉपिक पे, तो इससे उनका क्या फ़ायदा होगा. व्हाट डू दे नीड, और इस टॉपिक से रिलेटेड उनकी क्या ज़रूरियात हैं. एंड वाई आर दे देयर, और वो वहाँ पर क्यों बैठे हैं. वो मजबूरी में बैठे हैं, अपने शौक़ से बैठे हैं, या फिर उनके बैठने की कोई और रीज़न है. कंसीडर हाउ यू वुड गिव अ स्पीच ऑन योर न्यू डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर टू दीज टू ऑडियंस. 3 experienced managers seated around a conference table waiting to decide whether to place an order with you. कि अब आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस दी जा रही हैं, ठीक है, और इस सिचुएशन में आप देखें कि आपकी अप्रोच क्या होगी. कि नंबर 1 पे कि 3 एक्सपीरियंस मैनेजर बैठे हैं जो कि कॉन्फ्रेंस टेबल यानी कि राउंड टेबल होता है उस पर बैठे हैं, और वो ये फ़ैसला लेंगे कि भाई क्या आपकी कंपनी को ऑर्डर दिया जाए या ना दिया जाए. दूसरी जानिब आपकी ऑडियंस क्या है कि 50 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सीटेड इन द लेक्चर हॉल, engaged to familiarize themselves with the product prior to making
sales, कॉज के 50 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको आपने बुलाया है और उनको आप जो है वो एक प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ। तो आप देखें कि दोनों जो ऑडियंस हैं उनके बारे में नंबर 1 पे आप यू अप्रोच अपनाएंगे पहले कि आपका ये फ़ायदा होगा, ये होगा, आप अपनी कंपनी की तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, आपकी टोन इंतहाई पोलाइट होगी, लहजा इंतहाई धीमा होगा आपका, ठीक है। दूसरी जानिब ऑन दी अदर हैंड 50 जो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चूँकि आपके मुलाजिम हैं तो उनके साथ आपका लहजा और होगा, वहाँ पे आप सख्त बातें भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी भी आप उनके ऊपर जो है वो धोस सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों सिचुएशंस जो हैं अब आप देखें ना कि दीज टू सिचुएशन दे सर्टनली वुड रिक्वायर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस ना। The answers to the audience analysis question then will help you develop a presentation that keeps your audience attentive to the point so that they walk away with the feeling that their time was with you has been well spent and productive। तो आप अब जब ऑडियंस को ऑडियंस एनालिसिस क्वेश्चन मतलब करेंगे अपने आप से उन लोगों को प्रेजेंटेशन देने से पहले, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कुछ वो लोग भी कुछ चीज़ लेके जा रहे हैं और आप भी जो है वो कुछ अच्छा करके आ रहे हैं ना, ठीक है। और अगर आपने ऑडियंस एनालिसिस नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली देयर विल बी इश्यूज। जी, प्लान फॉर द सिचुएशन के जिस सिचुएशन में आप जो है वो प्रेजेंट करेंगे ऑब्वियसली उसका तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट वेन्यूज़ डिफरेंट जगहों पे होती हैं, ठीक है। बड़े हॉल्स होते हैं, छोटे रूम्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉन्फ्रेंस टेबल राउंड टेबल होता है, ठीक है, से लेके बड़े लार्ज ऑडिटोरियम्स होते हैं जो कि लोगों से खचाखच भरे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो है वो इन्वेस्टिगेट करें फिजिकल लेआउट ऑफ द रूम, ठीक है। रूम का साइज़ कितना है, ठीक है। आप कहाँ पे खड़े होंगे और स्क्रीन कहाँ पे होगी, कंप्यूटर कंट्रोल्स कहाँ पे होंगे। डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट्स एंड द इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स ऑन द फ्लोर। लर्न हाउ साउंड कैरीज इन द रूम। ये समझने की कोशिश करें कि कमरे में आवाज़ कैसे जाती है, गूंज जाती है, दूर तक जाएगी, आपको कितना ऊंचा बोलना पड़ेगा, कि क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं कि आपको माइक्रोफोन का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर इन केस दैट यू हैव टू यूज़ माइक्रोफोन तो फिर उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स जो हैं वो आपको प्री हैंड करने पड़ेंगे। डिटरमिन वेदर यू विल हैव टू ब्रिंग अ डेस्क टू यूज़ कंप्यूटर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रूम और वेदर यू नीड टू ब्रिंग अ लैपटॉप। के आपको ये देखना पड़ेगा कि आया आपके कमरे में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर लाना पड़ेगा, या फिर आपके कमरे में आपको वहाँ पे लैपटॉप ले जाने की ज़रूरत है, ठीक है। इफ़ यू हैव टू ब्रिंग योर ओन लैपटॉप डिटरमिन हाउ टू हुक इट अप टू दी ओवरहेड प्रोजेक्टर सिस्टम लोकेटेड इन द रूम। के अगर आपको अपना लेकर आना है लैपटॉप तो फिर आपको प्री हैंड यानी कि पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर के साथ कैसे कनेक्ट करना है ना आपने। प्लान योर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। The organizational pattern that you have to choose depends on the needs of your audience and the actual content of the material. Common organizational patterns are problem solution, goal message, reserve discussion, narrative, as well as the traditional approach of introduction, body and conclusion, ठीक है। The narrative approach advocated by Shaw, Brown, Bromley has 3 stages। के जो narrative approach होती है यानी कि जिसमें आप चीज़ें बयान करते हैं उसके 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 पे सेट द स्टेज, नंबर 2 पे इंट्रोड्यूस द ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट एंड नंबर 3 पे रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सबसे पहले आप सेट द स्टेज के यानी कि जो बात करने चाह रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन जो है पहले तो उसके लिए लोगों को प्रिपेयर करें, लोगों को पता हो, ठीक है। उसके बाद लोगों के सामने इशू बयान करें, मसला क्या है, ठीक है। फिर उस मसले का सलूशन जो है वो लोगों के सामने बयान करें और ऐसे ही जो है वो प्रॉब्लम आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट होगी। स्टेज सेट करना जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड सेट करना। बैकग्राउंड में ऑब्वियसली आप जो इशू है, जो मौजूदा सिचुएशन है उसकी आप डेफिनेशन देते हो बाय एनालाइजिंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिचुएशन, मार्केट फोर्सेस दैट अफेक्ट चेंज, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है।
ड्रामेटिक कन्फ्लिक्ट जो है स्पीकर, इसमें स्पीकर एक्सप्लेन करता है कि मसाइल को ना, कि मसाइल हैं क्या, और मौजूदा हालात में हमें किन किन चैलेंजेस का जो है वो सामना है, ठीक है। तो उसमें आप ऑब्स्टेकल्स आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जो ऑब्सलीट आपकी टेक्नोलॉजी है, पूरली फंक्शनिंग टेक्नोलॉजी है, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। जो नए कंपिटिटर्स हैं आपके फील्ड में, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट का जो आपका शेयर है उसमें आपको लॉस हो रहा है या जो कुछ भी है प्रॉफिट है, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर आप जो है कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की जानिब जाएंगे। इसमें आपको ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इनको ओवरकम कैसे करना है, इनके ऊपर काबू मतलब कैसे पाना है। दिस चेंज विल कॉज द टेक्नोलॉजी टू फंक्शन करेक्टली, और ये चेंज जब आएगा तो इससे टेक्नोलॉजी फिर अच्छे अंदाज में फंक्शन करेगी। दिस स्ट्रेटजी विल ऑफसेट द न्यू competitors appeal. This strategy will induce consumers to purchase again. कि जो भी स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे नई, उससे आप अपने कंज्यूमर्स को कैसे वापस लेकर आएंगे। ये मतलब कि एक बिजनेस का सिनेरियो जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है ना, ठीक है। ऐसे ही अब आपकी एकेडमिक प्रेजेंटेशन है तो उसकी नेचर डिफरेंट होगी। उसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर जो इशू है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके सोल्यूशन की जानिब आहिस्ता आहिस्ता आप जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट नेचर की जो प्रेजेंटेशन है उनका डिफरेंट सीक्वेंस जो है वो हो सकता है ना, ठीक है। काज एंड इफेक्ट हो सकता है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट हो सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स होते हैं जिनके ज़रिए प्रेजेंटेशन को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इनमें से जो एक पैटर्न जो कि आपकी चॉइस का है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आप जो है वो लेकर चलेंगे। जी, प्लान योर प्रेजेंटेशन। टू प्लान द प्रेजेंटेशन, डिटरमिन योर रिलेशनशिप टू द स्लाइड्स, क्रिएट अ स्टोरी, broad, and finally the series of the slides, ठीक है। डिटरमिन रिलेशनशिप टू द स्लाइड्स को अब हम डिस्कस करते हैं। अब प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कि कोई भी प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें दो चीज़ें जो हैं वो होती हैं। नंबर वन पे योर वॉइस एंड पर्सनल अपीयरेंस, के आप जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का तो इल्म होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब कभी भी आप जो है वो प्रेजेंटेशन देने जाएं एक फॉर्मल सिचुएशन में, तो आपको वेल ड्रेस जो है वो होके जाना पड़ेगा। वेल ड्रेस होना ये एक रूल है प्रेजेंटेशन का। और दूसरी चीज़ कि आप और आपकी आवाज़ के अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है वो होती है इंफॉर्मेशन ऑन द स्लाइड्स, के स्लाइड्स के ऊपर वो इंफॉर्मेशन जो कि आपने लिखी होती है पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर। ये दो चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होती हैं। एंड यू नीड टू डिटरमिन देयर रिलेशनशिप, कि आपको अपने बीच और उन स्लाइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको डिटरमिन करना होगा। बिकॉज द स्लाइड्स कैन कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्लाइड्स जो है ऑब्वियसली उसमें हम पॉइंट्स लिखते हैं ना, मेन पॉइंट्स होते हैं। तो ये आप समझें कि स्लाइड्स जो हैं वो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा स्पीच के अंदर। तो अगर आप इस एटीट्यूड से जा रहे हैं तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है। जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो स्लाइड्स नहीं होंगी, बल्कि रादर यू आर, के आप हैं। स्लाइड्स के ऊपर सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे होंगे। उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पलीफाई करना और उनको क्लैरिफाई करना ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के जहनों में, ये आपका काम है ना। अगर कोई ऑडियंस को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है वो अपनी स्लाइड की जानिब देखना शुरू कर दें, तो फिर ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट विदाउट लुकिंग एट द स्लाइड। रीज़न क्या है कि वो स्लाइड्स जो हैं वो प्रिपेयर आपने की है ना, स्लाइड्स खुद ही तो प्रिपेयर नहीं होगी ना। आपने जब उनको प्रिपेयर किया है तो इट मीन्स कि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन और वो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी है उसके अलावा आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना। However, if you do not control the relationship, the slides can easily take over. कि अगर आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं करते, स्लाइड्स का और जो आपका रिलेशनशिप है कि आपको उसका मास्टर होना चाहिए, तो स्लाइड्स फिर टेक ओवर कर लेंगी और आपका मुंह सिर्फ
ऑडियंस की जानिब नहीं रहेगा, बल्कि आपका मुंह स्लाइड और प्रोजेक्टर की जानिब ही रहेगा और आप वहाँ से देख के रीडिंग करते रहेंगे। अब रीडिंग जो है उससे क्या होता है, मोनोटनी आती है और ऑडियंस की अटेंशन ख़त्म हो जाएगी आपसे, और वो आपको छोड़ के स्लाइड्स को जो है वो रीड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप भी रीडिंग कर रहे हैं तो वो खुद भी रीडिंग कर सकते हैं, तो फिर तो कोई मतलब कि आपका तो वहाँ पे होने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई आपके होने का कोई यूज़ नहीं है ना। टू डू सो यूज़ द एडवाइस ऑफ मैनी एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स, डिलीवर क्वालिटी कंटेंट टू द ऑडियंस, कि ऑडियंस को आप जो है वो क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर करें जिसमें क्वालिटी हो। इन ऑर्डर टू डिलीवर quality, decide which combination of information from you and information from the slide will best convey the information to the audience। कि आप इस चीज़ को डिसाइड करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऑडियंस को अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे करेगी, कि आप कन्वे कर सकते हैं या फिर आपकी स्लाइड्स में, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल टू सी द स्लाइड आइदर द फोरग्राउंड और द बैकग्राउंड। इफ़ इट इज़ in the foreground it provides information, either visuals, aid or text that you explain। फोरग्राउंड यानी कि अगर आप स्लाइड को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्लाइड्स के अंदर कुछ ऐसी विजुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसे इमेजेस हैं या कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं कि जो कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी वॉइस और आपकी एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अहमियत रखती हैं, ठीक है। इमेजेस जो होती हैं या फिर जो वीडियोस हैं या फिर क्लिप आर्ट्स हैं, ऑब्वियसली हम ये बात पहले भी मतलब के कर चुके हैं कि वन पिक्चर इज़ मोर वैल्यूएबल दैन 1000 वर्ड्स ना, कि हज़ारों अल्फाज से जो है वो एक जो तस्वीर होती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है ना, ठीक है। तो अगर तो आपने स्लाइड्स को आगे तो फिर, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है उस पिक्चर की या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो तो फिर आप नहीं करनी है ना, वो तो फिर दोबारा आपकी ज़रूरत तो मतलब कि पड़ेगी ना पर्सनैलिटी की। प्रोजेक्ट ए विजुअल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू हैव अ टेबल ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग अ क्वार्टर, यू माइट शो द टेबल विद इट्स columns of numbers and then point out items in the table and explain the relationship that is important to the audience. If you practice with the program, you will even be able to highlight the items that you wish to interrelate. Project the text in order to emphasize the content। कि टेक्स्ट जो है उसको आप लोगों के सामने, वो जो मतलब कि टेबल है मतलब ग्राफ है, उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें ताकि लोगों को समझ आए, और उसकी इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने पर्सनली खुद देनी होती है ना। इफ़ फॉर इंस्टेंस यू वांट द ऑडियंस टू रिमेंबर अ सर्टेन पॉइंट, यू कैन प्रोजेक्ट जस्ट दैट पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड डिस्कस इट। कि अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट, आपकी ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन में से एक पॉइंट या कोई ख़ास नुक्ता जो है उसको ज़ेहन नशीन कर ले, वो उसको भूले ना, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने वो पॉइंट जो है या वो नुक्ता जो है या वो इमेज जो है या वो मतलब कि ग्राफ है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, जो भी चार्ट है, उसको आपने स्लाइड की फॉर्म में जो है वो प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो अकेला इमेज प्रोजेक्ट हो जाएगा, लोगों की उस पर फोकस होगा, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन में इफ़ यू स्पेंड 1 मिनट 2 मिनट्स, तो फिर ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल कि वो चीज़ जो ऑडियंस है उनकी जहन में तो रह जाएगी ना, कि अगर आप इतना फोकस करेंगे। विद फोरग्राउंड मटेरियल देन यू स्पीक टू द स्लाइड, फिर आप स्लाइड की जानिब मुँह करके या फिर लोगों की जानिब मुँह करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। The idea is that you will explain in some detail the implication of what the audience sees on the screen। ये जो स्क्रीन पे चीज़ ऑडियंस को नज़र आ रही है, जैसे अब आपको नज़र आ रही है ना, ठीक है, आपके सामने टेक्स्ट लिखी हुई है, तो मैं अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो इसकी डिटेल्स जो हैं वो ऐसे ही बिल्कुल पॉइंट्स मल्टीमीडिया में लिखे होंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन जो उसको करना होगा वो आपने करना होगा। द कम्बिनेशन ऑफ द विजुअल एंड योर एक्सप्लेनेशन इज़ द पॉइंट टू गेट, कि असल जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो यही है कि कम्बिनेशन ऑफ द विजुअल, कि वो इमेज और आपकी एक्सप्लेनेशन, ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिलेंगी, जब आपस में कंबाइन होंगी, तो यही पॉइंट जो है, यही टारगेट जो है, इसको आपने अचीव करना है। फॉर इंस्टेंस, फिगर 18.1 illustrates the credential of two researchers।
18.1 कहीं पे आपको नज़र आएगी, पता नहीं कहाँ है अब 18.1, सॉरी 8.1 होना चाहिए, वो 8.1 कहीं ऊपर है, छोड़ें उसको, लीव इट. The speaker projected the slide and then spoke for several minutes, explaining in turn the various achievements of the researcher. The point of slide is to establish the credibility of the researchers, and then the speakers filled in details and context about the credentials listed. कि अगर किसी स्पीकर मतलब कि रिसर्चर के बारे में कोई एक स्लाइड है तो स्लाइड सामने लगाई जाएगी, वहाँ पे उसका नाम, उसका बैकग्राउंड होगा, फिर आप अगर 2-3 मिनट 4 मिनट उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ऑब्वियसली लोगों को उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि यार ये बंदा वाकई क्रेडिबल है, काम करने वाला बंदा है. When a slide is in the background, you do not speak to it. कि अगर स्लाइड पीछे है तो फिर आप उसकी जानिब मुँह नहीं करेंगे. Instead, it is present in order to summarize key points. कि वो जो प्रेजेंटेशन या जो स्लाइड आपके पीछे लगी हुई है उसका मकसद ये है कि की पॉइंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए. आइदर what is about to be covered or what has just been covered. It is best this method helps the audience to stay on track and follow and remember the points that you have made. ये जो पीछे स्लाइड्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, उसमें बिल्कुल वही पॉइंट्स लिखे होते हैं जिन पे लेक्चर चल रहा है, ठीक है. तो ऑब्वियसली आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो उन स्लाइड्स के अंदर वो जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, उनके मेन पॉइंट्स, उनकी हेडिंग्स या नुक्ते या उनका खुलासा जो है वो मौजूद होगा. तो एक तो ऑडियंस ने आपका लेक्चर सुन लिया, दूसरा फिर ये कि ऑडियंस ने उस चीज़ को पढ़ भी लिया, ठीक है. तो जब उन्होंने पढ़ लिया उस चीज़ को तो फिर वो सुनना और मतलब कि पढ़ना दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो वो माइंड में ज़्यादा देर के लिए रहता है. अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप टू योर स्लाइड्स विल हेल्प यू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन दैट डिलीवर्स कंटेंट टू द ऑडियंस इफेक्टिवली. और अगर आप इस चीज़ को, इस नुक्ते को समझ लें कि आपने स्लाइड्स को यूज़ कैसे करना है, कि आपने ज़्यादा अहमियत स्लाइड्स को देनी है या फिर आपने अपनी बातों को ज़्यादा अहमियत देनी है, ठीक है. और अगर आप स्लाइड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप अपनी बातें किस अंदाज में कर रहे हैं, ठीक है. जब आप इस चीज़ को कंकर कर लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए जो है वो प्रेजेंटेशन ऑडियंस के लिए इफ़ेक्टिवली अच्छे अंदाज में डिलीवर करना जो है वो ईजी हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड. कि अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो स्टोरी बोर्ड जो है वो बनाएं. सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट जी. प्रेजेंटेशन की प्लानिंग का पहला हिस्सा तो था कि सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करें अपनी रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर स्लाइड्स, ठीक है. दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड. A storyboard is a text and graphics outline for your presentation. It is a graphic organizer which is usually in the form of images or illustration, and it is normally presented or otherwise displayed in a sequence, and this is in order of what happened from first to last. के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि वक्त की तरतीब से वाक़यात जो हैं उनको आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है. तो जब वक्त की तरतीब से आप वाक़यात को एक्सप्लेन करते हैं तो वो ऑब्वियसली कहानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है. तो दे एक्ट एज गुड वे ऑफ प्री विजुअलाइजिंग अ मोशन ग्राफिक्स, मोशन पिक्चर, इंटरेक्टिव मीडिया एज वेल एज एनिमेशंस. इट कैन बी एज सिंपल एज 2 कॉलम टेबल और 3 कॉलम सीक्वेंस लाइन, बॉक्स और कमेंट. कि वो जो स्टोरी लाइन जिसकी बात हो रही है वो छोटी सी हो सकती है, 2-3 लाइनों पे मुश्तमिल है. एक पिक्चर हो सकती है, उसके साथ 3-4 लाइनें लिखी हैं, ठीक है. छोटी भी हो सकती है और उसकी लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है. वेरिएशन ऑफ द स्टोरी बोर्ड्स आल्सो एग्जिस्ट इन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स. पावर पॉइंट्स फॉर इंस्टेंस हैज़ एन आउटलाइन फंक्शनिंग एंड अ स्लाइड sorter function that allow you to see the entire sequence of your presentation, ठीक है. इस साइड पे वो यहाँ पे ना छोटी छोटी स्लाइड्स आ रही होती है ना नुक्कर में, तो वो आपको पूरा सीक्वेंस जो है ना आपकी स्लाइड्स का वो आपके सामने प्रेजेंट कर देती हैं. यूज़
Storyboard as an integrated outline that shows both the sequence of the topic and the content of the slides or slides devoted to that topic. People use storyboard templates that are ready made, and all an individual will be required to do on them is to add visuals and the written material to customize the storyboard templates and then convert them into their own storyboards. You can come across free storyboard templates. ठीक है, ये storyboards होते हैं अवेलेबल होते हैं, इसमें कुछ जो आप अपनी प्रेजेंटेशन को कहानी की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है, एग्जांपल जो है इन द फॉलोइंग देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ इट कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का सामने इमेज लगा हुआ है. टेक्नोलॉजी क्या होती है? नाउन है. अब आगे उसकी डेफिनेशन आ गई. एडवांस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ठीक है, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. अब उसमें गाइडलाइन फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट लैंग्वेज टीचिंग. टेक्नोलॉजी टूल है, ये है, वो है. तो स्लाइड्स जो हैं, अब मेरे ख्याल से पावर पॉइंट का यूज़ आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो आई विल हैव टू चेक इट आउट कि मेरे पास पावर पॉइंट आई है. हाँ, हम इसको ओपन करते हैं. यू विल सी ये पावर पॉइंट है ना. ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो न्यू स्लाइड्स इसमें जाएंगे. तो यहाँ पे टाइटल होता है, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट होती है. तो इसमें आप टेबल ऐड करना चाहें, ग्राफ ऐड करना चाहें, स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहें, 3D मॉडल ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर, वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, और आइकॉन्स जो हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा डिज़ाइंस, यहाँ पे डिज़ाइन की जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं. आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये स्लाइड्स का डिज़ाइन बन जाता है. मैं तो सिंप्लिसिटी के हक़ में हूँ वैसे. ठीक है, तो अक्सर जो है वो सादे किस्म के स्टाइल, मुझे तो ये इस टाइप का स्टाइल जो है ये पसंद है. अब इसके भी मज़ीद आप रंग चेंज करना चाहें तो रंग चेंज हो सकते हैं. देखें, ठीक है, मज़ीद इसमें ऑप्शन देखने हैं तो यू क्लिक ऑन दिस, तो रंग आप मज़ीद, अब इसमें ट्रांजिशंस, चीज़ें मुख्तलिफ एनिमेशंस आप डाल सकते हैं. ठीक है, स्लाइड शो करना चाहें कि जनाब कि सारी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली प्ले होती जाएँ तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएंगी. रिव्यू है, व्यू है, रिकॉर्डिंग है कि आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वीडियो, ऑडियो, तो इट कैन बी डन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट है. और इसके अंदर जो है वो न्यू स्लाइड्स आप मतलब बनाते जाएँ तो ये साइड पे अब आपको पूरी एक उसकी आउटलाइन नज़र आ रही है. जनाब 6 स्लाइड्स हैं, और 6 स्लाइड्स में अब मुझे खाली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चूँकि लिखा कुछ नहीं है. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू राइट एनीथिंग, पहला पेज जो होता है ये तो टाइटल होता है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं ना. ठीक है, कि प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा. फिर उसके बाद आप आगे मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3 जो है वो यहाँ पे मज़ीद स्लाइड्स आप बनाते चले जाएंगे. चलें जी, अब हम वापस चलते हैं. क्रिएट द स्लाइड्स और दी अदर विजुअल एड्स, कि आपके पास ऑप्शन है या तो आप स्लाइड्स बना लें, ज़्यादातर जो है वो आजकल स्लाइड्स का ही यूज़ होता है, या फिर जो है वो आप किसी दूसरे ऑप्शन पे आप जा सकते हैं. ठीक है, आफ्टर यू हैव द स्टोरी बोर्ड आउटलाइन फॉर योर प्रेजेंटेशन, क्रिएट द स्लाइड्स. A well-designed presentation will help convey your point pleasingly to an attentive audience. कि अगर आपकी स्लाइड्स अच्छी हैं तो अच्छे अंदाज में आपकी बात को जो है वो ऑडियंस तक कन्वे करने में आपकी हेल्प करेंगी. The following guidelines will help you create pleasing slides and sequences that help convey. के कुछ गाइडलाइंस हैं स्लाइड्स के बनाने में. तो अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़ कि स्लाइड के पार्ट्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको समझने की आप कोशिश करें. द पार्ट्स ऑफ द स्लाइड आर द टाइटल, द टेक्स्ट और द ग्राफिक, द बॉर्डर एंड द बैकग्राउंड. कि ये सब इसके पार्ट्स हैं. द टाइटल अपीयर्स एट द टॉप, यूजली इन द लार्जेस्ट type size. Use it to explicitly identify the contents of the visual. A rule separates the title from the text or graphic. The text makes the point you want to highlight. Use phrases that convey specific content rather than generic topics.
जी, तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जैसे कि अभी आपके सामने मैंने डिस्कस की, इसके पार्ट्स होते हैं ना स्लाइड्स के डिफरेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ अ स्लाइड के, स्लाइड के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स में टाइटल आता है, द टेक्स्ट है, और द ग्राफिक्स, द बॉर्डर एंड द बैकग्राउंड, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। द टाइटल्स अपीयर्स एट द टॉप यूजली इन द लार्जेस्ट type size, use it to explicitly identify the content of the visual aid ना। ये है ना। तो दूसरी स्लाइड पे अगर आप हम आए ना, तो यहाँ पे टाइटल ये यहाँ पे टाइटल हम लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जिस भी मौजू पे आप अपना बात करने चाह रहे हैं, जो भी उसका मेन पॉइंट है, उसको एक लफ्ज़ या दो तीन अल्फाज के अंदर आप यहाँ पे डिस्क्राइब करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफिक्स आ गए। ग्राफिक्स की ही अभी मैं बात कर रहा था। टेबल है, चार्ट है, ड्राइंग है। द बॉर्डर लाइन इज अ लाइन दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेम अराउंड द विजुअल ना। ये जो साइड पे आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली लाइन इसकी की बॉर्डर लाइन कहलाती है। इसके साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब ये बॉर्डर लाइन बड़ी होगी, अब इसी हिसाब से मुझे ऊपर वाली लाइन जो है उसको भी बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग, ठीक है, ठीक। तो इस पैटर्न पे चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट होती हैं स्लाइड्स के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है बेटा। द बैकग्राउंड इज़ द कलर और द डिज़ाइन दैट अपीयर्स बिहाइंड द टेक्स्ट और द ग्राफिक्स। उसके बाद डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको बताया था डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट अवेलेबल हैं। ये देखिए, हम अपने डिज़ाइन जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी चॉइस का आप उसको चूज़ कर सकते हैं, और वो डिज़ाइन जो है आप उसको यूज़ करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। तो आप ध्यान रखें कि अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन ना हो कि जिससे टेक्स्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाए, चीज़ें छुप जाए ना। Help the reader. The most important part of any presentation is the content, but do not try to put all of your ideas on the slides. कि जितने भी आइडियाज़ हैं, सारे आइडियाज़ को स्लाइड्स में कन्वर्ट ना करें, कुछ चीज़ें अपने पास रखें जो कि आप लोगों को एक्सप्लेन करें। टू मच टेक्स्ट विल कॉज व्यूअर्स टू रीड स्लाइड्स, कि अगर आप ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं तो लोग उसको स्लाइड्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। डिफ्लेक्टिंग देयर अटेंशन फ्रॉम यू, तो आपसे उनकी अटेंशन हटेगी और वो अटेंशन स्लाइड्स की जानिब चली जाएगी। डिस्प्ले द ओनली टेक्स्ट दैट द ऑडियंस शुड रीड केयरफुली फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस टू डिज़ाइन योर स्लाइड्स, ठीक है। यूज़ लैंडस्केप होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए स्लाइड्स आपकी, ठीक है। Entitle each slide so your audience will have a quick reference to the topic at hand, कि हर एक स्लाइड का टाइटल जो है वो लाजमन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं विजुअल लॉजिक। विजुअल लॉजिक इज़ अ ग्राफिकल ऑथरिंग टूल विच अलाउज स्टूडेंट्स टू राइट एंड एग्जीक्यूट programs using different kinds of फ्लो चार्ट्स। इस प्रोग्राम को मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो इसको देखते हैं कि ये है क्या। इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन एन एकेडमिक सेटिंग टू टीच इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स, नोशंस और आइडियाज़। इफ़ वी वांट टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर आवर बिजनेसेस, वी नीड टू क्रिएट a flow chart for our application that depicts the flow of program that how a user can interact with it, ठीक। तो ये आईटी डेवलपमेंट और अगर आप कोई ऐप वगैरह बनाना चाहते हैं, इसके हवाले से प्रोग्राम है विजुअल लॉजिक। विजुअल लॉजिक हमें अलाउ क्या करता है? इट अलाउज अस टू क्रिएट प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट दैट आर इजी टू फॉलो एंड enables अस टू क्रिएट कोड फॉर आवर बिजनेस एप्लीकेशंस इन अ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारी डोमेन में नहीं आता, लिहाजा मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। विजुअल एड्स आ गई, फिर दोबारा पूरा चैप्टर ही ऑब्वियसली पिछला जो था वो हमारा विजुअल एड्स पे था। विजुअल एड्स के लिए सिंप्लीफाई द ग्राफ सो इट दैट मेक्स ओनली वन पॉइंट, कि एक स्लाइड पे एक पॉइंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूज़ ग्राफ्स फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट्स, ड्रामेटिक इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राफ्स का इस्तेमाल करें। अ लाइन ग्राफ दैट प्लंजेस शार्पली एट वन पॉइंट कॉज टेंशन टू द ड्रॉप, योर जॉब इज़ टू इंटरप्रेट इट, कि अगर लाइन ग्राफ आपने बनाया है तो वो यकीन जैसे स्टॉक मार्केट के मतलब ग्राफ्स होते हैं ना, तो वो बहुत नीचे गिर जाते हैं, फिर अचानक तो वो जिस पॉइंट पे नीचे गिरा है वो उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना आपका काम है कि यहाँ से नीचे गिरा तो गिरा क्यों, इसके डाउन साइड पे जाने की वजह क्या है।
यूज़ टेबल्स फॉर प्रेजेंटिंग नंबर्स, कि अगर आपने नंबर्स प्रेजेंट करने हैं तो उसके लिए टेबल्स का इस्तेमाल करें. बी प्रिपेयर टू पॉइंट आउट द नंबर्स यू वांट द ऑडियंस टू टेक नोटिस ऑफ इट. और ऐसे नंबर्स के जिनका आप चाहते हैं कि ऑडियंस उसका नोटिस ले, उसको पूछे, उस पर सवाल करे. तो ऐसे जो नंबर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है. बल्कि ऑब्वियसली यू शुड एक्सप्लेन, क्वेश्चन करने से पहले ही आपको उसको लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए. क्वेश्चन पूछने की नौबत आपको आने नहीं देनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. जी, प्रेजेंटेशन की जो आपकी प्लानिंग है उसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन के मालूमात जो हैं उनको इकट्ठा करना. इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज़ अ डायर नीड ऑफ एवरी प्रेजेंटर, कि हर एक प्रेजेंटेशन देने वाला जो है उसकी ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना. वजह ये कि आपने प्रेजेंटेशन के अंदर देना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मुहैया करनी होती है ना. अब आप देखें कि 1 घंटा 45 मिनट हो गए हैं और मैं मतलब के बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, और अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर मेरे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा ना, मैं नहीं बोल सकूँगा. तो जब कभी भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो उससे पहले आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, कलेक्ट करें. जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, अब आप हम ये कहते हैं कि जनाब कि मैंने 10 पेजेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं 10 पेजेस याद कर लिए. अब याद करना, लिखा होना और बोलने में बड़ा डिफरेंस है ना. ठीक है. वो चीज़ जो कि रीडिंग में या राइटिंग में 1 घंटा लेगी, बोलने में वो आप 10 मिनट में आपका मटेरियल ख़त्म हो जाएगा. तो ज़्यादातर लोग जो न्यू टीचर्स बनते हैं उनके लिए, बेचारों के लिए इशू ये होता है कि वो अपनी तरफ से तो बहुत प्रिपरेशन करके जाते हैं ना, कि मैंने 2 घंटे तैयारी की है लेक्चर की, आज तो मैं ऐसा लेक्चर दूंगा ना कि लग समझ जाएगी. और जब आप जो है वो प्रैक्टिकली वहाँ पे जाते हैं तो 10 मिनट के बाद आपका मटेरियल जो है लेक्चर का इट कम्स टू एन एंड. तो हमेशा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें ताकि आपको एम्बेरसमेंट का सामना जो है वो ना हो. सक्सेसफुल प्रेजेंटर्स विल ऑलवेज गिव मोर टाइम टू कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, के वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने पे जो अच्छे प्रेजेंटर्स हैं वो ज़्यादा वक्त लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल प्रेजेंटर्स. Whether it is written communication or oral communication, the collection of information is vital importance. कि चाहे आप गुफ्तगू कर रहे हैं या आप कोई लेटर लिख रहे हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये है कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना जो है वो बड़ा ही वाइटल किरदार अदा करता है. Those who do not collect information may find difficulty in conveying their message, कि वो लोग जो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते उनके लिए मुश्किल हो जाता है, may find difficulty in conveying their message, कि उनको अपना मैसेज कन्वे करने में मुश्किल आती है ना. ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन. उसके बाद क्या है कि इंफॉर्मेशन को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें. इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग द जनरल पब्लिक, कि इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी की जाती है ना. उसमें जनरल पब्लिक यानी कि लोग भी शामिल हैं, रिसर्च जर्नल्स भी शामिल हैं, अखबारात भी हैं, मैगजीन्स है, इंटरनेट है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड. अब आपने डिटरमिन करना है कि इंफॉर्मेशन तो हर जगह मौजूद है, अब आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उस चीज़ का लोगों को तो नहीं पता ना, उस चीज़ का तो आपको पता है. तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करनी है और आपको कहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. वंस द इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड, कि एक दफ़ा जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, इट शुड बी ऑर्गेनाइज. और ऑर्गेनाइज करना जो है ये सबसे अहम मतलब के पॉइंट है ना, कि अगली बात कौन सी करनी है, बात का आगाज़ कहाँ से करना है और बात का इख्तिताम कहाँ पे करना है. ठीक है. इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं. बाज़ लोग जो है वो सबसे अहम बात सबसे पहले करते हैं. बाज़ लोग इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, के जो सबसे अहम नुक्ता है, जो सबसे आपका अच्छा नुक्ता है, जो सबसे जानदार नुक्ता है, उसको आप सबसे आखिर में जो है वो प्रेजेंट करें. इन दिस मैनर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस बुक, की जो अहम इंफॉर्मेशन है उसको आगाज़ में लिखना चाहिए, विच इज़ मोस्टली इंट्रोडक्टरी. ठीक है. जो सबसे अहम इंफॉर्मेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी इन द बिगनिंग. अब इसके पीछे भी एक जो है वो लॉजिक होता है ना. लॉजिक ये होता है
कि भाई अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है ना कि वो पहले आपका पूरा पेपर पढ़ें और फिर आखिर में जाके जो है वो आखिरी पैराग्राफ में आपने सबसे अहम बात की है। तो जो अमेरिकन पॉलिसी है वो यही है कि पहली लाइन में या फिर पहले पैराग्राफ में जो आपने मेन बात करनी है उसको आप वहाँ पे कर गुजरें। Then the explanatory description is sequenced. Moreover, the supportive material is added up, and finally, concluding information is organized. Without organization of the information, it is not possible to make presentation clear and understandable. अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करते, प्रॉपरली आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते, कि आपको नहीं पता कि पहले कौन सी बात करनी है और बाद में कौन सी बात करनी है। फिर ऐसे लोग बीच में कहते हैं ओ मुझे याद आया कि ये बात भी करनी थी। तो ये जो ओ मुझे याद आया ये बात भी करनी थी जो है ना, ये को अच्छा तरीक़ाकार जो है वो नहीं है। ठीक है, अच्छा तरीक़ाकार ये है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करें, आपके पास लिखी हुई हों और उन लिखी हुई चीज़ों को आप जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करें उस अंदाज में जिस अंदाज में उनको प्रेजेंट किया जाना है। ठीक है, thus it should be the primary priority of the presenter to organize his or her message for successful communication। कि successful communication, कामयाब कम्युनिकेशन जो है उसके लिए आपको अपने मैसेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होगा। अच्छा जी, इसका प्रेजेंटेशन की प्लानिंग का जो है वो इसके बाद मेक स्लाइड्स और हैंड आउट्स, कि स्लाइड्स बनाएं या फिर नोट्स बनाएं। ये रवायती तरीक़ाकार है, ट्रेडिशनल तरीक़ाकार यही है कि आप जो है वो हैंड आउट्स यानी कि नोट्स बनाएं। लैंग्वेज का ख्याल रखें, जेस्चर और अपने मतलब पोस्चर्स का ख्याल रखें। हाउएवर, with the passage of the time now, new methods and techniques of presentations are introduced. In this respect, slides and handouts are strongly advised to be used. Slides offer understanding computer skills without which it is not possible to prepare slides. Every presentation needs a differing number of slides for presentation. Similarly, handouts are also used in presentations. These handouts consist of relevant text which substantiates the presentation more effectively. Slides and handouts are visual aids which create interest and motivation in students for better learning process. Slides may have background stuff consisted of audio material but handouts purely. अच्छा, इसके बाद जो आखिरी नुक्ता है प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन के हवाले से वो हम इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के जो प्रेजेंटेशन डिलीवर करने की होती हैं उनकी अक़साम कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अक़साम में नंबर 1 पे रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। पॉलिटिशियंस के रीडिंग भी इधर है, पेपर रीडिंग। अब यहाँ पे इसको इफेक्टिव लिखा है लेकिन मैं रीडिंग को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं समझता। ठीक है, ठीक है, अच्छा है कि आप जो है वो आपने चीज़ें लिखी होती हैं, आप उस लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हो। लेकिन मियाँ साहब की एग्जांपल, मियाँ नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल आपके सामने है कि वो रीडिंग करते हैं ना चीज़ों की, तो वो रीडिंग जो है वो फिर पेपर की तरफ ही देखते हैं। वो लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते, और लोगों की आंखों में आंखें मिला के बात करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी टाइप है प्रेजेंटेशन की मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन को आप रटा कहते हैं। ठीक है, आपने रटा लगा लिया। अब रटे वाली जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी ऑब्वियसली आप जो है वो आंखें आपकी ऊपर लगी होंगी छत को, आप लोगों के साथ जो है वो मिला नहीं सकेंगे आंखों से आंखें, और आप बोलते जाएंगे और अगर बीच में किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आपका सीक्वेंस टूटेगा। जब आपका सीक्वेंस टूटेगा तो फिर उसको दोबारा से बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट इन अ सेंस दैट इफ़ द प्रेजेंटर फॉरगेट्स any single word of the presentation, he may deviate completely from the track and may cease in continuation of the presentation, which can create embarrassment for the कैसे आपको शर्मसारी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप रट्टा लगा के जाते हैं ना प्रेजेंटेशन के लिए। तो शर्मसारी जो है उसका आपको सामना यकीनन करना पड़ सकता है कि आपको एक लफ्ज़ भी भूल गया तो फिर आप जो है वो वापस आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, When presenting, it is never a good idea to read from your slides or note card। कि ये अच्छा आइडिया नहीं होता कि आप रीडिंग मतलब के कर रहे हैं या फिर आप जो है वो उसको रटा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए।
After that, there is extemporaneous presentation. The first two type of presentations are which are prepared, कि इनको तैयार किया जाता है, ठीक है. रीडिंग भी ज़ाहिर है, पहले आपने मटेरियल लिखा है तो फिर ही रीडिंग होगी ना. तो मेमोराइजेशन ज़ाहिर है, कुछ लिखा हुआ है तो उसको आपने याद किया. एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन जो है, ये वो है कि जिसमें आपको प्रेजेंटेशन का वक्त ही नहीं किया जाता, कि आप मतलब कि बैठे होते हैं और आपसे कहा जाता है कि चलो भाई आ जाओ. तो इस टाइप के जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, ठीक है, कि उनके पास मटेरियल होता है. दे जस्ट लिसन टू दी अदर्स, ऑब्जर्व द सिचुएशन, और जब कभी भी उनको बुलाया जाता है तो वो आके अपने इशू को एक्सप्रेस करते हैं. वो लोगों की आंखों से आंखें भी मिलाते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर्स भी करते हैं, ठीक है. तो इस टाइप की जो स्पीच है उसको हम एक्सटेम्पोरेनियस कहेंगे, कि अचानक आपको जो है वो मतलब कि बुला लिया गया. तो एन एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच इज perfect balance. This speech involves the speaker's use of notes एंड सम एम्बेलिशमेंट्स टू डिलीवर. कि जब आपको बुलाया जाता है तो फ़ौरन ही बैठे बैठे आप कुछ थोड़े बहुत नोट्स बना लेते हैं, कुछ अशार आप लिख लेते हैं और आप उसको डिलीवर करते हैं. बट मेक्स दिस स्पीच दैट एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच that has a loose guideline for his speech. He did not memorize anything, just ठीक है बेटा. इनको आप जो है वो ये जो टाइप्स हैं इनको आप याद कर लीजिएगा. इस पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है ना, ठीक है. ये बल्कि पूरा जो हमने 8.3 वाला हमने सारी मतलब के पढ़ी है ना, ठीक है. तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा. देर इज़ वेरी लाइकलीहुड कि इस पे क्वेश्चन जो है वो आ जाए, ठीक है. अफेक्टिव प्रेजेंटेशन की प्रेपरेशन जो है या फिर उसकी प्लानिंग जो है इस पे मे बी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा. तो टुडे द लेक्चर ऑफ टुडे इज़ कंक्लूडेड हियर. विल सी यू इंशाल्लाह. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8.4 एंड भरपूर कोशिश करेंगे कि यूनिट 9 भी कंप्लीट हो जाए. यूनिट 9 थोड़ा लेंथी है तो इस वजह से मैंने कोशिश की थी कि इस लेक्चर में ज़्यादा चीज़ें मतलब कवर हो जाएं. और जो मेन 8वें चैप्टर का था प्रेजेंटेशन को प्लान करना ना, उसको हमने कवर कर लिया है. तो होप सो कि यूनिट 9 हम कल कंप्लीट करेंगे. टेक केयर नाउ एंड अल्लाह हाफिज़.